मोदी के। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी के है, चाहत से बढ़कर मोदी के है, जुनून से बढ़कर मोदी के है, सपनों से बढ़कर मोदी के है, परवानों से बढ़कर हम हैं मोदी के, मोदी के, मोदी के, हम हैं मोदी के, मोदी के, मोदी के। Yes, Rajesh sir. Start. दोस्तों गुड मोदी केयर मॉर्निंग। Good Modi Care morning, sir. फिरोज सर स्क्रीन शेयरिंग बंद कीजिए प्लीज। सर ऑफ है सर स्क्रीन शेयरिंग। राइट, Welcome, sir. क्या बात है, बहुत बढ़िया। वेलकम यू ऑल। Yes, sir. दोस्तों गुड मोदी केयर मॉर्निंग। क्या बात है, सारे आप सारी लोगों का स्वागत है आज के इस बीबीएस सेशन में। और हम लोग आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि आज हमें ऐसे व्यक्ति को सुनने का मौका मिल रहा है, एक कपल को, सॉरी व्यक्ति नहीं बोलूंगा, एक ऐसे कपल को सुनने का मौका मिल रहा है जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं और चंद महीनों पहले ही हमारे साथ इस मोदी केयर परिवार में आए। बेसिकली वो एक एमबीए डिग्री होल्डर हैं और एमबीए करने के बाद उन्होंने कई सारे जगहों पे अपने किस्मत आजमाए। 4 अलग अलग सेगमेंट में उन्होंने किस्मत आजमाए और 4 के चारों डिफरेंट प्लेटफॉर्म थे और उस प्लेटफॉर्म को काम करते हुए उन्होंने लास्ट में 4th राउंड में मोदी केयर स्टार्टअप किया और मुझे लगता है कि 2016 ही स्टार्टेड एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट उन्होंने करना शुरू किया 2017 में और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि दिखने में दोनों बहुत ही खूबसूरत है, बहुत हम्बल है, बहुत स्माइली है हमेशा। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि पिछले महीने जो हर मोदी केरियन का सपना होता है, पिछले महीने अपने उस सपने को उन्होंने पूरा किया है और ब्रांड न्यू जीवीडी के रूप में हमारे बीच में शामिल हो गए हैं जीवीडी क्लब में। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा से रिचा मैम
एंड हरीश दुरेजा सर, आप सब लोगों की मदद से हम स्वागत करते हैं हरीश सर एंड ऋचा मैम का। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Welcome, Atish sir and Richa ma'am. You are most बहुत welcome. बहुत Welcome, बहुत ma'am. बहुत धन्यवाद सबका। क्या मेरा नाम बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हरीश सर, ऋचा मैम, वेलकम। Both are looking थैंक very यू अनूप cute. जी, थैंक यू राजेश जी, थैंक यू रवि जी, क्या टीम बात। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मेरा नाम हरीश दुरेजा है और मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। ज्यादा ना बताते हुए कि मैं एक ड्रीमर हूँ, बचपन से बहुत ज्यादा ड्रीम लेने के मेरे को शौक थे। मैं छोटी छोटी ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ जिसपे आपको शायद हंसी आ सकती है। बहुत ज्यादा ड्रीम लेने के शौक थे मुझे और 2007 में मैंने एमबीए किया। एमबीए करने के बाद जस्ट मैं शेयर मार्केट के बिजनेस में आया और शेयर मार्केट के बिजनेस में आने के बाद 3 से 4 साल के अंदर 2008 या 9 के एंड में शेयर मार्केट में एक डाउनफॉल आया और लगभग सारा बिजनेस नुकसान में चला गया। उसके बावजूद मैं बेरोजगार रहा। अगर मैं आपको बताऊं कि लगभग 12 साल के अंदर मैं 3 बार तो बेरोजगार हुआ हूं और बेरोजगार भी लगभग 1 से 1.5 साल कंप्लीट कि भैया सोर्स ऑफ अर्निंग खत्म हो गया, कुछ समझ नहीं आया क्या करें। फिर एनर्जी क्रिएट करते हैं और फिर नई चीज लेके आते हैं। और ज्यादा ना कहते हुए मैं पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा मेरी वाइफ का, मिसेज ऋचा दुरेजा। ये अपने बारे में बताएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी। मेरा नाम ऋचा दुरेजा है, रोहतक से है। मैं बेसिकली पानीपत से हूँ और शादी के बाद रोहतक में जैसे आई तो सबसे पहला तो हमारे साथ क्या कोइंसिडेंस हुआ कि हमारी शादी 3 दिन में ही हो गई। हमारे कार्ड ही नहीं छपे। लोगों को अपने लिए तैयारी करने का मौका मिलता है, हमें तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला। बस इन्होंने पसंद किया और ढोल धमाके के साथ एक ही दिन में एंगेजमेंट की, शादी की, फेरे लेके और घर ले आए। कि मतलब ऐसी जिद थी, मतलब ये जिद्दी भी हैं, ऐसी जिद थी कि मुझे तो अभी शादी करनी है, फटाफट से, कोई ऐसा तामझाम नहीं करना, या तो 5 स्टार होटल में धूम धड़ाके के साथ करनी है, बिल्कुल सिंपल, फटाफट फेरे लेके घर ले आओ लड़की को। तो ठीक है जी, 3 दिन में शादी हो गई। 14 जनवरी 2010 को हमारी शादी हुई। तो शादी की शुरुआत हुई, धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे। तो काफी मतलब हेल्पफुल नेचर के भी हैं, सबके बारे में समझने में इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, क्योंकि लड़की के लिए एक घर से दूसरे घर में आने के बाद बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। तो इन्होंने हर चीज में मेरा ध्यान रखा। जो चीजें मैं वहां यूज करती थी इन्होंने पहले ही लाके रख रखी थी। पता नहीं कैसे पता लगा था इनको। मतलब जब ये हमारे घर पे पहली बार आए तो इन्होंने काफी चीजें नोटिस की, और जब मैं यहाँ इनके घर पे पहली बार आई तो इन्होंने काफी चीजें, वही चीजें करके रखी हुई थी। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मतलब पति मिला, बहुत अच्छा पति मिला है कि पहले से ही हर चीज का ध्यान रख रहा है। तो शादी के बाद भी ये मोड़ आया कि इनकी सोर्स ऑफ अर्निंग खत्म हो गया, लेकिन एक अच्छी बीवी की तरह मैंने इनका साथ नहीं छोड़ा, इनका साथ दिया। क्योंकि सुख दुख के साथी पति पत्नी होते हैं, ये चीज मैंने समझी। तो इनका साथ दिया हर चीज में कि हम फिर से दोबारा से स्टार्ट करेंगे, कुछ ना कुछ नया करेंगे। तो मोदी केयर में आने से पहले जब ये सप्लीमेंट का बिजनेस करते थे तो बहुत अच्छा कमा रहे थे। 2-2.5 लाख की इनकम थी। एक मतलब 5 लाख रुपए भी कमाते हुए देखा मैंने इनको। फाइनेंशियल फ्रीडम थी, ऐसा नहीं था कि पैसा नहीं कमाया। काफी चीजें खरीदी भी इनको, काफी मतलब ये ड्रीमर है तो इन्होंने अपने काफी छोटे छोटे ड्रीम्स भी पूरे किए। हमें इंडिया में भी काफी जगह घुमाया, लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं था कि सुबह 9 से लेकर 9 बजे तक ये ऑफिस में रहते थे। ना बीवी को टाइम देना है, ना बच्चे को टाइम देना है। तो वो चीज का फ्रीडम नहीं था। मोदी केयर में आने के बाद टाइम, फाइनेंशियल फ्रीडम तो मिला, लेकिन टाइम फ्रीडम भी मिला कि हाँ, ऐसा नहीं है कि हाँ किसी भी टाइम पति को घर पे बुलाओ, आ जाओ जी हमारे साथ खाना खा लो, तो ये आ जाते थे। हमारे साथ यहाँ चलो तो ये चल पड़ते थे। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी मोदी केयर में कि पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन उस पैसे को खर्चने के लिए तो टाइम चाहिए ना। तो वो चीज मिला हमें। और सप्लीमेंट के बिजनेस के बाद जब मोदी केयर स्टार्ट किया था तो 2017 में जुलाई में मैंने एक मिस एंड मिसेज इंडिया एशिया पैसिफिक के कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया था। जो वो भी मेरे पति ने मेरा सपना पूरा किया। मेरा बहुत ड्रीम था ये कि मैं रैंप वॉक करना चाहती हूँ, तो इन्होंने वो मेरा ड्रीम पूरा किया। मैं ग्रैंड फिनाले के लिए बैंकॉक गई अपनी पूरी फैमिली के साथ। इन्होंने काफी सपोर्ट किया और मैं टॉप 4 में आई मिसेस फोटोजेनिक टाइटल के साथ। तो इन्होंने मेरे को मोटिवेट, तो बहुत अच्छा लगा कि माँ बाप के घर में जो सपने नहीं पूरे हुए वो पति ने सपने पूरे किए। तो मैं चाहती हूँ कि हर
बीवी को ऐसा पति मिले, मोदी केयर भी करता हो, सारे सपने भी पूरे करता हो। और कई बार ऐसा होता था कि मोदी केयर से जब ये चेक आता था तो ये मुझे कहते थे कि पेमेंट आ चुकी है अकाउंट में, तो मैं ना शाम को ही इनको लिस्ट बना के दे देती थी खर्चों की। कहते थे तू बस खर्चने में ही ध्यान देती है, कमाई में भी ध्यान दिया करना। मैंने कहा बंदा रखा हुआ है कमाने के लिए, क्या जरूरत है मुझे कमाने की। जब टाइम आएगा तो मैं भी आपके साथ बिल्कुल लगूंगी। और 2018 में हमारा बेटा हुआ, तीसरा बेटा हुआ, अप्रैल 2018 में। 8 अप्रैल को दिल्ली में एक स्टेडियम में मोदी केयर का इवेंट था और 6 अप्रैल को हमारा बेटा हुआ। तो इन्होंने मुझे कहा अब तो तू चल ही नहीं सकती। और उससे कुछ टाइम पहले मैंने इनको ऐसे ही बोला था कि जब आप जीबीटी बन जाओगे ना, मैं तभी आपके साथ चलूंगी स्टेज पे। मैंने एवं ही ये बात कह दी थी कि मैं आपके साथ स्टेज पे तभी जाऊंगी जब आप जीबीटी बनोगे। मतलब सरस्वती बैठी थी मुंह पे या क्या था पता नहीं। और ऐसा ही कोइंसिडेंस हुआ कि अभी तक मैं इनके साथ स्टेज पे नहीं गई हूँ। ये जीबीटी बने हैं तभी मैं इनके साथ बैठ रही हूँ। और स्टेज का भी वेट है, जो सुरेखा मैम की 100 किलो वाली माला डलेगी उसका भी बहुत वेट है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। डेली जब से जीबीटी बने हैं टीम में पार्टीज हो रही हैं, अपने टीम मेंबर्स अपने घर पे बुला रहे हैं, किसी घर लंच पे जा रहे हैं, किसी घर डिनर पे जा रहे हैं, केक काट रहे हैं। तो मतलब वो फीलिंग आ रही है कि दोबारा से शादी हुई है और सबके घर फेरे डालने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच मैम। मैं ये कहना चाहूंगा कि जनरली बहुत सोसाइटी में बोला जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट, तो मेरी हर कहानी ना घर से शुरू होती है। लोग कहें जी संस्कार देने हैं तो मैं अपने बच्चों को देना चाहूंगा, लोग कहेंगे हेल्दी रहे तो सबसे पहले मैं रहना चाहूंगा, लोग कहें वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए तो मैं अपनी वाइफ को अपग्रेड करना चाहूंगा। इसको मतलब मोदी केयर के अंदर फैशन आइकन बनाऊं, एक रोल मॉडल बनाऊं कि लेडीज फॉलो करें कि भैया आज ये क्या करने वाला, आज ये क्या करने वाला। ये मेरा ड्रीम है और मैं इसको कहता भी रहता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हम अपनी टीम को जैसे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा प्रेशर भी देते हैं, थोड़ा प्यार भी देते हैं, थोड़ा प्रेशर भी देते हैं, वो सेम काम मैं अपनी वाइफ के साथ करती हूँ। अभी तो मेरे से प्यार से बोल रही है, कभी कभी इरिटेट भी हो जाती है। आप समझ सकते हैं टीम को जब हम एक डायरेक्शन में लेना चाहते हैं, मैं भी अब इसको वाइफ की तरह ट्रीट नहीं करता, एज ए टीम की तरह ट्रीट करता हूं। क्योंकि जब एज ए टीम हम दोनों काम करेंगे तो रिजल्ट और बेटर होंगे। अभी तक मैं अपनी स्टार्टिंग से स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। मेरा जन्म मदीना गांव में हुआ। रोहतक के पास एक गांव है मदीना गांव, और हम घर में 3 भाई बहन हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज आप समझ सकते हो, मैं बीच वाला बेटा हूँ। 3 मेरा बड़ा भाई और छोटी बहन है, तो मैं बीच वाला बेटा हूँ। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है कि आपकी ना रिस्पेक्ट नहीं होती एज ए छोटा भाई, छोटा बेटा। सारी सलाह किससे ली जाएंगी? बड़े वाले से। सारी बात किससे पूछी जाएंगी? बड़े वाले से। तो मुझे बचपन से एक चैलेंज रहता था कि मुझे अपने आप को प्रूव करने में ना कुछ कमिटमेंट देनी पड़ती थी। जैसे कि एग्जांपल लेके चले, कोई मैं कहता मम्मी ये काम ऐसे नहीं होगा, नहीं तेरे पापा ये कह रहे हैं, तेरा भाई ये कह रहा है, ये काम ऐसे ही होगा। फिर मुझे बोलना पड़ता था और प्रूव करके दिखाना पड़ता था कि मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, कि जो मैंने बोला वो सच है। इस बात को प्रूव करते करते मेरे अंदर ये पैशन क्रिएट कर दिया कि मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ उस वर्ड्स की वैल्यू रखना सीखूं। मतलब ये चैलेंज बचपन से ही था। आपको समझ सकते हैं कि घर में अगर 3 बच्चे हों और 3 में से भैया बड़े की ज्यादा चलेगी या माँ बाप की ज्यादा चलेगी, और छोटे वाला थोड़ा क्रिएटिव हो और सामने वाले लॉजिकल माइंड हो, जो क्रिएटिव होता है उसको कहेंगे तू अभी तू बच्चा है, तू रहने दे, तेरी बात नहीं सुननी है। क्योंकि ना मैं मैच्योरिटी भी 30-35 के बाद आई मेरे अंदर, लुक वाइज, फेस वाइज। क्योंकि 25 तक 28 तक तो मेरे फेस ऐसा था कि बिल्कुल 18 साल का 20 साल का बच्चा। तो जब तक फेस पे आपको पता है सोसाइटी में मैच्योरिटी नहीं आती, लुक नहीं आती, दाढ़ी नहीं आती, जब तक ये कहता है बच्चा है, बच्चे की बात नहीं माननी। तो सेम बात हमारे साथ हुई कि एज ए छोटा बच्चा आप बैठे रहो बेटा, आपकी बात नहीं सुननी, आप चंचल हो। क्योंकि होता क्या था कि बचपन में नुकसान कर देता था, थोड़ा एनर्जी लेवल ज्यादा था, कूदता रहता था, कभी ये चीज टूट गई, कभी वो चीज टूट गई, तो मम्मी और पापा हर टाइम क्या कहते, तू तो नुकसान करता रहता, तेरी बात नहीं सुनेंगे। तो ये एक ना अंदर से एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक चैलेंज आ गया, यार मेरी बात क्यों नहीं सुनेंगे, मैं सही तो बोल रहा हूँ। तो उस चीज के अंदर मैं क्या करता, मेरा माइंड इतना फास्ट चलता कि मैं हर चीज की प्लानिंग करके बताता कि भैया कहाँ गलत है, पापा कहाँ गलत है, बट उन्होंने मानी नहीं। मैं इतना क्रिएटिव हूँ, इतना क्रिएटिव रहता हूँ कि मैं हमेशा ना फ्यूचर की बात करता हूँ, मैं प्रेजेंट की बात ही नहीं करता हूँ। तो मेरे भाई को और मेरे पापा को ना मेरी बात समझ नहीं आती, मेरी मम्मी को मेरी बात समझ नहीं आती, पता नहीं। क्योंकि ना अभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को ना BMW लेनी है 2 सीटर, तो घर वाले कहेंगे नहीं 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 ऐसी बातें नहीं करते, नजर लग जाएगी, ये है वो है। मैं अपनी मम्मी को इतना गुस्सा करता हूँ कई बारी कि मम्मी मेरे साथ ना बात करनी तो पॉजिटिव बात करनी, नेगेटिव बात मेरे से करनी तो मेरे से बात नहीं करनी। तो ये प्रूवेंस करते करते मोदी केयर का जब मैंने काम किया, मेरा सप्लीमेंट का काम चल रहा था,
और उससे पहले बताऊंगा कि 2007 में मैंने एमबीए किया, फिर शेयर मार्केट का काम किया, फिर रितु नंदा जो इंश्योरेंस सर्विसेज, जो अमिताभ बच्चन की समधन है, आरएनआईएस, उनके साथ मैंने काम किया और हरियाणा लेवल पे बहुत अच्छा काम किया मैंने। बट उसके बाद एक बार स्लॉट चेंज हो गया क्योंकि वो एजुकेशन कोर्स ऐसे थे जो सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए थे। तो उसके बाद फिर मैं नया काम सप्लीमेंट का स्टार्ट किया। 2012 में योगेश्वर दत्त और सुशील पहलवान के मेडल आए, तो एक मैं फ्यूचर प्रेडिक्शन के तहत एक आइडिया लिया कि भैया अब हरियाणा में ना क्या हुआ कि उनको डीएसपी का पद दिया और 2.5 करोड़ रुपए दिए। तो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हुए कि भाई सुशील और योगेश्वर को 2.5 करोड़ रुपए दिए, अब किसान के बच्चों को 2.5 करोड़ रुपए मिल जाए जो उनको पूरे साल मेहनत करने के बाद नहीं मिलते, तो पूरे के पूरे हर गांव के बच्चे पहलवानी में लगे। तो मुझे लगा कि अब ना सप्लीमेंट का बहुत ज्यादा फ्यूचर आने वाला है। तो मैंने फ्यूचर, क्योंकि मैंने पहले बोला कि मैं फ्यूचर में हमेशा विजुलाइज करता हूँ कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो फ्यूचर मैंने प्रेडिक्ट किया और मैंने सप्लीमेंट का काम 2013 में स्टार्ट किया और 2013 से लेके 15-16 तक पूरा बूम आया। 5-5, 6-6 लाख रुपए महीना मैंने सप्लीमेंट से कमाया। बट उसके बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। आपको पता है कि जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस होता है उसमें सैचुरेशन पॉइंट आता है। सैचुरेशन के बाद कहीं ना कहीं चीजें डाउन होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो हमारे कस्टमर थे वो हमारे कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। जितने भी आज हमारे शहर में जो स्पोर्ट्समैन हैं या जो सप्लीमेंट वाले हैं, जो कोचेज हैं, कहीं ना कहीं हमारे से उन्होंने ट्रेनिंग ली है, हमारे से सप्लीमेंट लिया है, हमने उनको गाइड किया है और आज वही हमारे कॉम्पिटिटर बन गए। तो उस दिन मैंने रीथिंक किया और 2016 में दूसरा कारण ये था कि 2016 में हरियाणा के अंदर आरक्षण हुआ। आरक्षण में हमारी दुकान जला दी गई, हमारी दुकान लूट ली गई, सप्लीमेंट में पूरी दुकान में आग लगा दी। बिल्कुल उस दिन दो चीजों में रीथिंक किया। एक तो सैचुरेशन पॉइंट है, दूसरी बात ये थी क्या हम ऐसा बिजनेस कर रहे हैं कि बार बार हम जीरो पे आ जाए। मतलब ये चीज मेरे को ना कहते हैं झंझोड़ दिया अंदर से कि भाई सारी जिंदगी हम 10-20 कस्टमर को गाइड करते रहेंगे या 10-20 डिस्ट्रीब्यूटर को गाइड करते रहेंगे और सारी जिंदगी मतलब ऐसा भी पॉइंट आएगा कि लाखों रुपए की दुकान एकदम जल के खाक हो जाएगी। तो मेरे को सोचने पे मजबूर कर दिया इस बात। मुझे इतना सोचना पड़ा कि मुझे रीथिंक करना पड़ा कि फ्यूचर में क्या होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता था, कुछ ना कुछ नॉलेज थी, लोग टच में रहते थे, बट मैंने सर्च चालू किया। तो मैं सच बताऊं तो 2017 में मैं ऑफिशियली आया हूं, बट उससे पहले मोदी केयर में 3 बार ज्वाइन कर चुका हूं। 2012 मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया शौक में, और मेरे को लगा कि भैया लाला टाइप कंपनी है। उस टाइम में सीईओ लेवल का कल्चर था और लाला टाइप कंपनी है। मैंने मोदी केयर नहीं किया क्योंकि मेरे को एक कॉर्पोरेट कल्चर चाहिए था। क्योंकि जैसे मैंने बताया मैं एमबीए किया, तो एमबीए वाले का थोड़ा सा ना टेम्पो यहाँ पे रहता है कि भैया एक सिस्टम होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मेरे को लगा लाला जी की दुकान है, मैं नहीं करूंगा। तो मैंने मोदी केयर 2012 में ज्वाइन करके छोड़ दी और 2014 के अंदर मैंने फिर मोदी केयर किया। किसी ने थर्ड पार्टी ने अप्रोच किया, उस टाइम सप्लीमेंट का काम शुरू किया। 2012 में मैंने सप्लीमेंट का काम शुरू नहीं किया था, 2014 मैंने सप्लीमेंट का काम शुरू कर लिया था। तो मैंने क्या किया, उनके सप्लीमेंट्स आते थे जिनसेंग, कोरिया के रेड जिनसेंग। तो किसी को समझाएं तो हम बोले भैया देखो वर्ल्ड की बेस्ट जिनसेंग है, आप चेक करो, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने जिनसेंग से काम स्टार्ट किया, फिर उनके सप्लीमेंट कैल्शियम बेचना शुरू किया, मल्टीविटामिन बेचना शुरू किया। तो मैंने 3-4 साल मतलब कि 2014 से 2016 तक लगभग 2 से 2.5 साल मैंने सप्लीमेंट बेचा, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड, नोट आईडी लगा के मतलब समझ सकते हैं भाई, किसी ने देना है तो मुझे बता दो कि किसी का काम नहीं चल रहा है, किसी का कुछ है, कैसे भी है भैया मेरे को दे जाओ, मैं आपका माल बेच दूंगा। तो सप्लीमेंट का रिजल्ट बहुत अच्छे आए, मुझे बड़ी गुड फीलिंग हुई। क्योंकि कैडेट लेवल के बच्चे से, मतलब जो एक ग्राउंड लेवल का 13-14 साल का बच्चा होता है, उस लेवल के बच्चे से लेकर ओलंपिक लेवल के बच्चे तक मैंने गाइड किया लोगों को। जो साक्षी मलिक है वो हमारी कस्टमर रही है, उसके हस्बैंड सत्यव्रत, जो बॉक्सिंग के प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं, रेसलर्स हैं, सबका मैंने डाइट चार्ट बनाए हैं, सबको सप्लीमेंट की गाइडेंस दी है। और एक लेवल तक एक स्पोर्ट्समैन अगर वो कैडेट लेवल का है या सब जूनियर लेवल का है और ओलंपिक लेवल तक आपके साथ टिका रहता है, तो बहुत ज्यादा टैलेंट चाहिए। तो मैंने अपने आप को रेगुलर सप्लीमेंट में अपडेट किया बहुत सारी चीजों में, कि मैंने अपने कस्टमर को बोला कि भैया कोई भी आपको चीज चाहिए तो आपको नाम बताओ, अगर वो इंडिया में अवेलेबल होगी तो मैं लेके आऊंगा। तो इस तरीके से मैंने अपना सप्लीमेंट के काम को बहुत अच्छी रिदम में रखा। बट 2016 में रीथिंक करने के बाद मेरे को समीर मोदी जी से मिला, और समीर मोदी जी से 2016 में मेरी पहली मीटिंग हुई फरवरी में। 2016 जनवरी में आरक्षण हुआ और 2016 फरवरी में मैं समीर जी से पहले मिला। उस टाइम जब समीर जी ने नया प्लान भी स्टार्ट किया था और नया नया ज्वाइन किया था, तो मुझे लगा कि भैया इस बंदे में दम है। हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं किया, बात समझिए, 2016 फरवरी में मैं समीर जी से मिला, मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर मैं दोबारा मिला मई में, फिर मैं दोबारा मिला, तीसरी बार मिला जुलाई में।
मतलब मोदी केयर करने से पहले, क्योंकि बोला सर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिल्कुल खाली नहीं हूँ, वेला टाइप आदमी नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे को अपना करियर लगाना है, तो मुझे अब सेटिस्फेक्शन दो, मुझे अब थोड़ी गारंटी दो, एक ना फीलिंग्स दो कि मुझे ये लगे कि मोदी केयर में मेरा करियर सेफ है, क्योंकि मैं करियर बनाना चाहता था, क्योंकि मैं स्टूडेंट तो हूँ नहीं, मैं ट्राई कर लूँ, 30-32 साल का हो गया था मैं, तो मैं ट्राई करने के मूड में था नहीं और पैसे अच्छे कमा रहा था, तो मेरे को सेम इनकम चाहिए थी। तो इस चक्कर में मैंने कहा समीर मोदी जी आप मुझे कॉन्फिडेंस दो। तो मेरे पास आज भी फोटो है, समीर मोदी जी ने मेरे साथ शेक हैंड किया और बोला हरीश, मेरे को सुपरस्टार बोलते हैं वो मतलब ना जब भी मिलते हैं फर्स्ट टाइम फॉरेन ट्रिप पे जब भी मिले, मतलब मेरे को सुपरस्टार बोलते हैं कि सुपरस्टार जब भी तेरे को कोई नुकसान हो तो मुझे बोलिए, तेरा नुकसान मैं बियर करूँ। और उन्होंने अपना फ्यूचर विजन बताया कि मैं 1 साल में क्या करने वाला हूँ, 2 साल में क्या करने वाला हूँ, 3 साल में क्या करने वाला हूँ, 4 साल में क्या करने वाला हूँ। तो मुझे उनसे लगा भाई इस बंदे में दम है और मैं सिर्फ और सिर्फ समीर मोदी जी के मतलब वाइब्रेशंस की वजह से, उनकी कमिटमेंट की वजह से मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने पहला फॉरेन ट्रिप 3 महीने के अंदर लिया, क्योंकि मुझे बड़ा शौक था। जितने भी स्पोर्ट्समैन थे वो मेडल जीत के लाते, मेडल जीत के लाते उनका विदेश में ट्रिप लग जाता, तो मुझे बड़ा होता यार मैं कब जाऊंगा। लगभग 200 से 400 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मेरी दुकान से सप्लीमेंट लिया, उन्होंने मेडल जीता, मेडल जीतने के बाद फॉरेन ट्रिप में गए और मुझे लगता है यार इतने सारे बच्चे फॉरेन ट्रिप अचीव कर चुके हैं, तो मेरा विदेश यात्रा कब जाएगा, क्योंकि मैंने पासपोर्ट तो बनवा लिया, अब विदेश यात्रा में गया नहीं। तो मैंने जैसे ही मुझे पता लगा कि मोदी केयर में फॉरेन ट्रिप आया है, पहला फॉरेन ट्रिप आया था बैंकॉक का 2016 के अंदर। वो तो मैंने जस्ट दुकान चला रहा था उस टाइम में और मैंने क्या किया वो सारा माल रिटेल में बेच-बेच के 3 महीने के अंदर अपना फॉरेन ट्रिप अचीव कर लिया। तो मुझे बड़ा शौक था कि फॉरेन ट्रिप जाना है, फॉरेन ट्रिप जाना है। तो इतना जोश में था कि 3 महीने में फॉरेन ट्रिप का जितना प्रोडक्ट था मैंने रिटेल सेल कर दिया अपनी दुकान पे। उसके बाद मैंने सोचा कि भैया जब दुबई होके आया तो मेरे दिमाग के पंखे खुल गए। मैं सुरेखा मैडम से मिला, हालाँकि सुरेखा मैडम मुझे पहले जानते थे, 2016 में 2014 में अप्रोच किया था, किसी कारण से मैं उनके साथ जॉइन नहीं हो पाया क्योंकि मेरी आईडी किसी और ने किसी वजह से कहीं लगा दी थी, वो अलग चीज़ें हैं। 2017 में जब मैं सुरेखा मैडम से मिला दुबई के अंदर, तो वहाँ पे विज़न देखा, वहाँ पे क्लैरिटी हुई, तो जो नेक्स्ट मई का ट्रिप था जो रशिया का था मैंने वो भी अचीव किया और 2017 में मैं रशिया गया और उसके बाद तीसरा जो ट्रिप था दुबई का मैंने वो भी लगभग 1.5 साल के अंदर मैंने 3 फॉरेन ट्रिप अचीव किए। चौथा ट्रिप मैंने मलेशिया का अचीव किया और 5वां मैं हांगकांग का अचीव कर चुका हूँ। तो 3.5 साल के अंदर मैंने 5 फॉरेन ट्रिप अचीव किए। आज मेरा कार फंड, आज मेरा हाउस फंड, आज ट्रैवल फंड, आज और 3.5 साल के बाद मैं जो मेरे सॉफ्टवेयर में जो मेरे एप्लीकेशन में प्रॉब्लम थी, जो मोदी केयर की ऐप में डेली खोलता था, कभी वहाँ पे प्रेजेंटेशन लिखा आ रहा है, कभी क्राउन लिखा आ रहा है, कभी आरबीडी लिखा आ रहा है, वो प्रॉब्लम 3.5 साल के बाद ठीक हो गई। आज वहाँ पे जीपीडी लिखा आ रहा है। तो Great. इस पहले दिन से मुझे था कि मेरा ड्रीम था कि 1 साल के अंदर मैं अपना मोदी केयर के अंदर जीपीडी बन जाऊँ। पर लैक ऑफ यू कैन से कि जो स्पॉन्सर थे जो लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से या कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली। नहीं तो जो 3.5 साल के अंदर जीपीडी हुआ है, वो मैक्सिमम मेरा 1 से 1.5 साल के अंदर हो जाना चाहिए था। क्योंकि बस जोश पूरा रहता है, जुनून पूरा रहता है और मैं सिर्फ फ्यूचर की देखता हूँ। तो जब बिज़नेस अपना छोड़ा सप्लीमेंट का, तो उस टाइम मेरा 2 से 2.5 लाख की एवरेज इनकम थी। तो 2 से 2.5 लाख की एवरेज इनकम थी। इनकम मैंने एकदम ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगा दी का मतलब भैया तू सप्लीमेंट का काम सँभाल, मैंने अपने भाई को बोला और मैं अपना मोदी केयर करूँगा। और ये एक पागल भरा डिसीज़न था कि लोग कहते भाई तू पागल है। मेरा भाई तो बोलता था कि तू पागल है, कि ना चला-चला बिज़नेस छोड़ के दूसरे में कूद जाएगा। मैंने क्या बोला कि मैं फ्यूचर देखता हूँ कि आने वाले साल में क्या होने वाला है, आने 2 साल क्या होने वाला है, 3 साल में क्या होने वाला है। जब कहते हैं ना भगवान की आपके ऊपर कृपा होती है, तो आपको दूर का दिखता है। तो जब मैंने सप्लीमेंट मोदी केयर का काम स्टार्ट किया, तो मैं जो स्पोर्ट्समैन मेरे यार दोस्त थे, जो मेरे चेले थे, आगे गुरुजी मुझे बोलते थे, मेरे को पैरी पोना करते थे। जब मैं उनको सामान देने जाता था, तो वो एक्सपीरियंस मैंने मैडम जी को बता रखा है, वो मैडम जी बताएँगे वो एक्सपीरियंस क्या है। एक्चुअली जब हमने मोदी केयर स्टार्ट किया था तो काफी सबसे पहले हमारे कस्टमर ही वही लोग बने जिन्हें हम सप्लीमेंट का सामान देते थे। तो वो लोग कहते थे कि हरीश तू पागल हो गया है क्या, वो सब छोड़ के और तू साबुन तेल बेचेगा, ये दिन आ गए तेरे, मतलब तू इतना वो हो गया है कि तू हमको बताता भाई हम तेरी हेल्प कर देते, मतलब साबुन तेल बेच कर तू अपने घर का गुजारा कैसे चलाएगा, कि तेरे ऐसे दिन आ गए कि तू साबुन तेल बेच के घर का गुजारा चलाएगा। मतलब ऐसे ऐसे शब्द हमें कई 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 लोगों से सुनने को मिले कि ये काम आप क्यों कर रहे हो, आप अपने उस काम में इतने अच्छे हो, तो ये काम आपने क्यों चूज किया, ये काम आपको शोभा नहीं देता। इवन
जो साक्षी मलिक के बारे में इन्होंने बताया, उनके हस्बैंड जो है सत्यव्रत, उनकी फैमिली के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, उनके साथ हम काफी जगह घूमने भी गए हैं। तो उन्होंने ये बोला कि हरीश अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो हम तेरा कोई और बिजनेस सेटअप कर देते हैं, हम हेल्प कर देते हैं, लेकिन ये काम को छोड़ दो, ये तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आप इतने अच्छा पैसा कमाने वाले और एकदम से ऐसे हो जाओ। तो बहुत बहुत मैंने चैलेंजेस चैलेंजेस आए चैलेंजेस और बहुत आते हैं। देखो मोदी केयर में होता क्या है कि हम शुरू शुरू में जोश में लगते हैं, क्योंकि आज तक जो मेरा रूल था, वो रूल क्या था कि मेरे को ना अकेले सेल्फ मेंटेन और सेल्फ डिसिप्लिन करना बहुत अच्छे तरीके से आता था। मैं फटाफट 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 14 महीने के अंदर प्रेसिडेंशियल बन गया अपने लेवल पे ही। जैसे कि मैंने बताया कि गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिली, बट मुझे पता था कुछ ना कुछ करना है। तो 14 महीने के अंदर मैं प्रेसिडेंशियल बन गया। प्रेसिडेंशियल बनने के बाद जो मेरी इनकम 25 से 50,000 रही, तो मेरे को रीथिंक किया, मैं कहा गड़बड़ कहाँ है। मेरे को कम से कम 10-12 दिन लग गए, 15 दिन लग गए कि भैया गड़बड़ कहाँ है। तो मैंने जब रीथिंक किया, मैं कहा हरीश कुमार, ये टीम वर्क का बिजनेस है, अकेले जोश का बिजनेस नहीं है। उस दिन से मैंने, मतलब कह सकते हो, मैंने रीथिंक किया। हालांकि 14 महीने के बाद फिर जीरो से शुरू करना बड़ा चैलेंज होता है। 25-50 हजार का चेक हो रहा और प्रेसिडेंशियल टाइटल हो, मतलब बड़ा दुख भरी बात होती है कि 1.5 साल लगने के बाद 2-2.5 लाख की इनकम छोड़ के और मैं 25-50 हजार कमा रहा हूँ। उसके बाद मैंने रीथिंक किया कि भैया अब टीम से काम कैसे कराना है। तो उस दिन से थोड़ी सी ये वाली चीज ज्यादा चलनी शुरू हुई, क्योंकि मैंने एक जिंदगी में एक चीज सीखी है कि अगर टीम जो बनेगी वो बनेगी दिमाग से, पर टीम जो टिकेगी वो टिकेगी दिल से। कहते हैं ना, बुद्धि और भावनाओं का सदुपयोग करोगे, बराबर संतुलन रखोगे, तो आप दोनों चीजों में सक्सेसफुल होते जाओगे। तो उस दिन के बाद रीथिंक करना शुरू करता हूं। मेरा रीथिंक करने का एक ही आइडिया है कि सेल्फ एनालिसिस और गो फॉर द मेडिटेशन। सेल्फ एनालिसिस, गो फॉर द मेडिटेशन। मैं वो चीज करना शुरू कर देता हूं, तो मेरे को वहीं से सारे जवाब मिलते हैं कि हरीश कुमार, अब तुझे टीम में काम करना है और तुझे अकेले काम नहीं करना है, अकेले मिल्खा सिंह नहीं बनना है। और अकेले मतलब कि अब टीम के साथ थोड़ा सा दम लगता है, तब मुझे प्लानिंग करनी पड़ी, भाई कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी आज से ये जरूर चेक करना कि आपकी ऐप में प्रॉब्लम तो नहीं है, वहां पे जीबीडी तो नहीं दिखा रहा जब तक जीबीडी नहीं दिखाए तो आपकी ऐप में प्रॉब्लम है। और ऐप को प्रॉब्लम फटाफट सोल्व करने के लिए अपने अपलाइन को सबमिट करते जाएं और लगातार आगे बढ़ते जाएं। आज मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा, छोटी सी एक कहानी है जो मेरे को बड़ी पसंद की है। एक बार क्या होता है, मतलब अपलाइन की रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए, ये कहानी उससे रिलेट करती है कि अगर कोई अपलाइन हमारे से एक दिन पहले भी ज्वाइन हुआ है, 1 घंटे पहले भी ज्वाइन हुआ है, उसकी रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए, कहानी उससे रिलेट करती है। और अब इस कहानी को रिलेट करना चाहूंगा, मैं कहानी सुनाना चाहूंगा। स्टार्टिंग करता हूं कि एक बार एक राजा होता है, वो राजा अपने वजीर को बोलता है कि एक पहेली है, इस पहेली का जवाब दो कि दुनिया में लोग जीते हैं उस हिसाब से। पहेली क्या थी, कुछ अब के हैं, कुछ तब के हैं, कुछ ना अब के हैं ना तब के हैं, इसका मतलब बताओ। सोचो, कुछ अब के हैं, कुछ तब के हैं, कुछ ना अब के हैं ना तब के हैं। तो वजीर बड़ी टेंशन में आ गया, यार ये कौन सा जवाब है, मतलब सवाल है। तो सभी दरबारियों से उन्होंने पूछा, किसी ने ढंग से जवाब नहीं दिया। तो वजीर को उसने फाइनल वार्निंग दे दी राजा ने कि भैया कल तक तेरा जवाब नहीं मिला, तेरी नौकरी गई। तो वजीर सारी रात टेंशन में। उसकी एक बेटी थी जो थोड़ी आध्यात्मिक थी, स्पिरिचुअल थी, और वो मेडिटेशन वगैरह करती थी, नॉलेज थी उसको थोड़ी सी। तो बेटी उसके पास आई, पापा आपको क्या प्रॉब्लम है, पिताजी आपको क्या दिक्कत है, आप इतने टेंशन में क्यों, रात को सो नहीं रहे आप। तो उसके पिताजी ने बोला, बेटा राजा ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है अलूल जलूल सा, समझ नहीं आ रही उसका जवाब क्या है। तो बेटी कहती, पिताजी बताओ क्या सवाल है। तो उन्होंने बोला कि कुछ अब के हैं, कुछ तब के हैं, कुछ न अब के हैं ना तब के हैं। उन्होंने कहा पिताजी बस ये था। तो ये सवाल का जवाब मैं वर्बली दूं या विद प्रैक्टिकल दूं। तो वजीर बड़ा खुश हुआ, बेटी तेरे को सवाल का जवाब पता है, कहती हाँ। उन्होंने कहा पिताजी सो जाओ, सुबह राजा के दरबार में चलेंगे और विद प्रैक्टिकल करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो सुबह रात में जब वजीर जी निकले अपनी बेटी को लेके, तो एक सेठ गरीबों में खाना बांट रहा था। तो बेटी ने बोला, पिताजी इनको बुलाओ और अपने रथ में बिठा लो। बिठा लिया। थोड़ी दूर आगे गए, एक सन्यासी ध्यान भजन कर रहा था, पूजा पाठ कर रहा था एक पेड़ के नीचे। उनको पिताजी इनको भी बिठा लो। बिठा लिया। तीसरी जगह गए आगे, एक मछुआरा मच्छी पकड़ रहा था। तो पिताजी इसको बिठा लो। तो जैसे राज दरबार में गए, उनको वजीर आपको जवाब मिल गया, उनको हाँ जी। उनको बताओ क्या है। तो बेटी ने वो तीनों आदमी सामने खड़ा कर दिया, सेठ, साधु और मछुआरा। तो राजा कहता ये क्या है। तो लड़की कहती, राजा जी ये आपके सवाल का जवाब है। उनको क्या मतलब, मुझे समझाओ। उनको इस दुनिया में कुछ भी मिलता है, कुछ भी प्राकृतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं,
आपको अच्छी बीवी मिली, आपको स्वास्थ्य मिला, आपको पैसा मिला, आपको गाड़ी मिली, कुछ भी मिला, वो आपके पुण्यों की वजह से मिलता है। जितने आपके पुण्य स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी चीज वो आपके साथ अट्रैक्ट होती चली जाएगी। तो ये सेठ है, ये सेठ तब का है। पिछले जन्म में इसने अच्छे पुण्य किए तो ये इतना अच्छा राजा बाबू बना, ये सेठ बना, तो ये तब का है। ये दूसरा जो साधु है, ये गरीब घर में पैदा हुआ है, इसके पुण्य कमजोर थे तो गरीब घर में पैदा हुआ है, पर अब ये तपस्या कर रहा है, अब ये पुण्य कमा रहा है, ये अब का है। जो मछुआरा है वो गरीब घर में पैदा हुआ है और वो जीव हत्या कर रहा है कहीं ना कहीं, तो वो ना अब का है ना तब का है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके जो अपलाइन है वो तब के हैं, तो रिस्पेक्ट योर अपलाइन। क्योंकि आपके अपलाइन अगर 1 घंटा पहले भी ज्वाइन हुए हैं, 1 दिन पहले भी ज्वाइन हुए हैं, 1 मिनट पहले भी ज्वाइन हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं तब के हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, अगर मोदी केयर में मेरे से पहले जितने भी मोदी केरियन हैं, मैं उन सबको रिस्पेक्ट से देखता हूं कि कहीं ना कहीं मेरे से ज्यादा पुण्य उनके स्ट्रॉन्ग रहे हैं कि उनको मोदी केयर मेरे से पहले समझ आया और उनको एक ऐसा ट्रैक मिला कि उनकी जिंदगी सेट हो जाए। क्योंकि मोदी केयर के अंदर मैंने बहुत एनालिसिस किया है कि मोदी केयर के ऊपर ना कहीं भगवान का बड़ा कृपा है। आप नोटिस कीजिए, आप बड़ा नोटिस कीजिए गहराई से। कि मोदी केयर सिर्फ पैसे कमाने के लिए आओगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर शंका जरूर आएगी कि मोदी केयर छोड़ दो। पर मोदी केयर जिंदगी जीने के लिए आओगे ना, तो आप मोदी केयर में टिके रहो। मैं रवीश रस्तोगी जी का थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि रवीश रस्तोगी जब मुझे मिले थे तो मैं उनको, रवीश रस्तोगी जी को इसलिए थैंक यू करना चाहता हूं कि मैं उनको चक्रवर्ती सम्राट बोलता हूं। क्यों बोलता हूं चक्रवर्ती सम्राट? कि वो तबके हैं। कैसे तबके हैं? कि उन्होंने मुझे बताया कि मेरी टीम में जितने भी जीबीडी हैं, जितने अच्छे आरबीडी या जीबीडी हैं, वो नरेश हैं, मतलब बैकएंड पे नरेश हैं, या उनके खानदान में नरेश हैं, या सरनेम नरेश है। मुझे ऐसा है, नरेश का मतलब क्या होता है? राजा। मतलब जिसकी टीम में राजा होते हैं तो उनका जो मतलब महाराजा होता है वो चक्रवर्ती सम्राट ही होगा। तो रवीश रस्तोगी जी, आपको मैं धन्यवाद करता हूं कि आप मोदी केयर के चक्रवर्ती सम्राट हैं, कि आपकी टीम में बहुत सारे राजाओं की टीम है। और भगवान करे कि मैं भी चक्रवर्ती सम्राट बनूं, कि मेरी टीम में बहुत सारे राजा हैं, कि मैं भी लोग कहें भाई ये तब का है। तो ये बहुत एक अच्छी, मतलब अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट इस वजह से भी करना कि भैया उसके पुण्य आपसे स्ट्रोंग है, वो आपसे पहले इस चीज को समझा है, उसके ऊपर भगवान की ज्यादा कृपा है कि वो आपसे ज्यादा पहले इस ट्रैक पे आ चुका है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छी कहानी मुझे दिल से लगती है। दूसरी बात कि मोदी केयर कर कौन सकता है, ये ध्यान रखिए आप। मोदी केयर, अब ये इसका दूसरा सब्स्टिट्यूट ले लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कर कौन सकता है? नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूंगा बाबा नानक जी। अगर आपने सुनी बहुत बार होगी, पर कोरिलेट कीजिएगा आप इसको थोड़ा सा, कि बाबा नानक जी एक बार किसी गांव में गए, तो उस गांव के लोगों ने क्या किया कि आ जाते हैं मांगने वाले, भागो भागो यहाँ से, हम कुछ खाना नहीं खिलाएंगे। उनके साथ में बाला मर्दाना थे, तो किसी गांव में रुके। जब गांव में रुके तो उनको लगा कि भैया यहाँ पे खाना मिलेगा, तो उन्होंने वहां से उनको थोड़ा सा धुतकार दिया कि भैया आ जाते हैं यहाँ पे साधु संत और खाना नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो बहुत उनकी बेइज्जती हुई, उनको खाना नहीं मिला। तो बाबा नानक जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि बसे रहो। तो अगले गांव में गए तो वहां पे बहुत उनका आदर सम्मान हुआ, मान सम्मान हुआ। तो खाना मिला, पूरी सेवा हुई, रात को उनको अच्छा सोने की जगह मिली, सब कुछ मिला। तो बाबा नानक जी ने बोला उनको उजड़ जाओ। तो बाला मर्दाना टेंशन में आ गई। उन्होंने कहा बाबा जी, जो आपकी सेवा नहीं कर रहे उनको कहते बसे रहो, और जो आपकी सेवा कर रहे हैं उनको कहते उजड़ जाओ। ये आप आशीर्वाद दे रहे हो, श्राप दे रहे हो? तो बाबा नानक जी ने उस कहानी के पीछे का सीक्रेट बताया। नुकत जो मेरी सेवा नहीं कर रहे, साधु संतों का सम्मान नहीं कर रहे, धर्म की रक्षा नहीं कर रहे, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव आदमी है, और वो जहां पर भी जाएंगे वो नेगेटिविटी फैलाएंगे। तो उनको बोला मैंने बसे रहो भाई, यहीं रहो, ताकि नेगेटिव एक सेंटर पॉइंट में रहे, ज्यादा फैले ना। और जो लोग साधु संतों की सेवा करते हैं, जो लोग पुण्यात्मा हैं, जो लोग दिल के अच्छे हैं, दूसरे का भला चाहते हैं, वो लोग जितना उजड़े रहेंगे तो वो उतनी ही पॉजिटिविटी फैलाएंगे। तो आप ये ध्यान रखना, जितने बड़े आपके पुण्य होंगे उतने बड़े आप जीबीडी होंगे, उतना बड़ा आपका चेक होगा, उतने ज्यादा आप स्मैक अचीवर होंगे, उतने ज्यादा आप करोड़पति क्लब होंगे, और उतने स्टेट्स में आपका बिजनेस होगा, और आपकी उतना ही मान सम्मान ज्यादा होगा, क्योंकि भैया बाबा नानक का आशीर्वाद है कि आप उजड़े रहो। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लीडर्स हैं वो सारे देवता लोग हैं, क्योंकि देवता लोग ही दूसरे का भला चाह सकते हैं, दूसरे के लिए अच्छा कर सकते हैं, दूसरे के लिए पॉजिटिव सोच सकते हैं। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर एक असूल है, जब तक आप अपनी टीम को 1 लाख रुपए के बारे में नहीं सोचोगे, आपका 10 लाख का चेक नहीं आए। ये असूल है। अगर आपको 10 लाख का चेक चाहिए
तो आपकी टीम में 10 से 12 आदमी ऐसे चाहिए जिनका 1-1 लाख का चेक हो। तो इसमें क्या हुआ कि आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है। तो बाबा नानक जी का आशीर्वाद, ब्रह्म ज्ञानी का आशीर्वाद, भैया सदैव वर्किंग करता है, वो आज तक टिल डेट वर्किंग कर रहा है। ओवर टू यू मैम। थोड़ा सा एक अपनी छोटी सी लाइफ की स्टोरी बताना चाहती हूँ। मोदी के जब शुरू किया था तो शुरुआत में ऐसा ही चेक आता था, काम नहीं था ज्यादा और समझ में भी नहीं आ रहा था अच्छे से कि कैसे करें, क्या करें। डेली हम दोनों की, डेली तो नहीं, हर 2-4 दिन में हम दोनों की लड़ाई हो जाती थी इस काम को लेकर। क्या मूर्खता करी आपने, क्यों ये ज्वाइन किया, अच्छा भला छोड़ दिया। 2 बच्चे हैं, उनकी जिम्मेवारियां हैं, फैमिली बड़ी हो रही है। तो ये बोले कि तू टेंशन क्यों ले रही है, तू अपना घर पे रह, बच्चों को संभाल। मैं तेरे को बोला है ना कि मैं तेरे को महारानी की तरह रखूंगा। ये 2 हमारे राजकुमार हैं, तब हमारा तीसरा बेटा नहीं था। तो बोले कि मैं तुझे कह रहा हूँ, तू चिंता मत कर, बस तू पाठ पूजा कर, बच्चों का ध्यान रख, यही तेरा काम है। तो मुझे लगता था कि मुझे भी चिंता होती थी, जबकि आदमी अपने चेहरे पर चिंता बहुत कम दिखाते हैं, पर मैंने वो दिन भी देखे हैं जब इनकी आंखों से आंसू बहते हुए भी देखे हैं, इनको रोता हुआ भी देखा है, इनको टूटता हुआ भी देखा है, क्योंकि एक पत्नी से ज्यादा पति को और कोई नहीं जानता है। वो रातें भी देखी हैं जब ये पूरी पूरी रात जागकर सोचते थे कि मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने पैसे को बढ़ाऊं, अपनी ग्रोथ कैसे करूं, मोदी केयर का बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, कैसे लोगों को समझाऊं, कैसे खुद समझूं। तो कई बार ऐसा होता था, रात को मेरी नींद खुलती थी तो ये कभी किताबें पढ़ रहे हैं, कभी नींद खुलती थी तो ये सुबह मेडिटेशन कर रहे होते थे अपनी जगह पे बैठ के। और कई बार देखा कि मैं उठी हूँ 6 बजे तो ये है ही नहीं घर पे। 8:30 बजे आए तो पता लगा कि ये मतलब अपने आप को तोड़ के आते थे बिल्कुल। अगर एक्सरसाइज करके आए तो तोड़ के आते थे कि हाँ आज तो कुछ करके ही दिखाना है, मतलब ऐसा जोश दिखाना है कि कुछ करके दिखाना है, डेली अपने आप को एनर्जाइज करना। और काफी स्ट्रगल देखा है हमने इन 3.5 सालों में कि एसईडी बन गए लोग, वो भी छोड़ के जा रहे हैं, सीनियर डायरेक्टर बन के लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो एक एक बहुत सेटबैक लगा कि हाँ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे करें। जब समझ में आने लगा कि हाँ हमको ही करना है, लोगों को समझाना है, लोगों को अपने साथ जोड़ना है, दिल से जोड़ना है, क्योंकि दिमाग से लोग नहीं जुड़ते, दिल से जुड़ते हैं। जब हम उनकी केयर करना शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई है। क्योंकि मैंने ये समझा कि जब तक हमारी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी तो हम किसी की पर्सनल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, किसी को ऐसे आगे बढ़ाएंगे। तो घर की तरफ से मैंने इनको कुछ हद तक फ्री छोड़ा कि नहीं आप अपने काम में ध्यान दो, मैं अपने आप कर लूंगी मैनेज सब चीजें। तो लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स लेकर आते थे, सर मेरे घर में ऐसी प्रॉब्लम है, मैडम आती थी कोई, मेरे घर में मेरा पति मुझे काम करने नहीं दे रहा, मेरे बच्चे मुझे काम करने नहीं दे रहे। तो सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए, सबको साथ में लेकर हम आगे बढ़े और आज जीवीडी बने हैं। तो अच्छा लगता है जब दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हमारे बारे में कोई सोचता है, दूसरों को प्यार देते हैं तो आज इतना सारा प्यार हमें मिल रहा है। तो काफी अच्छा लग रहा है मोदी केयर में आने के बाद। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि 2018 में मेरा चेक 1 लाख रुपए का हो गया था। बट एक सबसे बड़ी दुविधा क्या हुई कि कहते ना कहानी बननी होती है तो भगवान कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि उसी को चैलेंज देता है जो उस चैलेंज के लायक होता है। मेरा पहला डायरेक्टर जो बना, मैं जैसे बोला कि मैं पहले 3 महीने के अंदर मैंने फॉरेन ट्रिप अचीव कर लिया, तो मैं सीनियर डायरेक्टर बन गया था। मेरा पहला डायरेक्टर आज मेरी टीम में काम नहीं कर। दूसरी लेग में मेरा पहला सीनियर डायरेक्टर बना, सीनियर डायरेक्टर के साथ कुछ उसकी ईगो प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि आज वो मेरा सीनियर डायरेक्टर भी मेरे साथ काम नहीं कर रहा। तीसरी लेग में मेरा ईडी बना, फर्स्ट ईडी, मैं पहली बार पहला डायरेक्टर, पहला सीनियर डायरेक्टर और पहला ईडी, जो पहला ईडी बना वो आज मेरी टीम में काम नहीं कर रहा। चौथी लेग में मेरा पहला एसईडी बना, कार क्वालिफाई की, कार ले ली, उसके बाद उसने काम छोड़। मतलब आप मान के चलो कि 2018 एंड में मेरा चेक 1 लाख रुपए था और 2019 के स्टार्टिंग में मेरा चेक 25,000 आ गया, वापस सारे के सारे एकदम ब्रेक। आप सोच सकते हो कि 1 लाख का चेक मैं प्लानिंग कर रहा हूँ 5 लाख की और चेक हो जाए वापस 25,000 का। इतनी मतलब आप फील कर सकते हो कि भगवान ने मेरी कहानी लिखवानी थी। कहते ना हर एक की उस कहानी भगवान ने कुछ लिखवानी होती है तभी भगवान ऐसा कुछ करता है। बहुत सारी वीडियो जैसी हैं, मतलब मैंने अपने अभी तक बचा के रखी हुई है, कभी सेमिनार होगा उसमें मैं दिखाऊंगा, अभी मैं शेयरिंग के लिए वो रखी नहीं अभी। तो बहुत सारी वीडियो जैसे मैं सुबह 4 बजे आ रहा हूँ या सुबह रात को 1-2 बजे आ रहा हूँ, टीम के साथ आ रहा हूँ, मतलब ये चीजें हैं। तो एक देखो चैलेंज सबके साथ रहेंगे,
पर डिपेंड ये करता है, जैसे देखो दो चीज, चैलेंज के टाइम पे दो चीजें होती हैं। गर्म पानी होता है, गर्म पानी। अब गर्म पानी में आप अंडा डालो और साथ में आलू डालो। सिचुएशन दोनों के लिए क्या है, अंडा मजबूत हो जाएगा, आलू सॉफ्ट हो जाएगा। तो जब आपके सामने कठिनाई आती है, असली में आपके संस्कार तब पता लगेंगे आप असली भीतर से हो क्या। जब आपको दुख आया, आप अंडे की तरह टाइट हो गए, भैया संस्कार अंदर सॉफ्टवेयर स्ट्रॉन्ग था तो टाइट हो गए, या आलू की तरह अंदर से पिघल गए, भाई मेरे बस की बात नहीं है यार, ऐसे थोड़ी होता है, इतने सारे लोग ज्वाइन कराए, इतनी टीम बनी, मैंने 500 बंदों का इवेंट किया, मेरा 1 लाख का चेक हो गया, उसके बाद 100 बंदे नहीं आ रहे, एसईडी भी गायब, ईडी भी गायब, सीनियर डायरेक्टर भी गायब, डायरेक्टर भी गायब, 4 लाख से 4 बंदे कंप्लीट गायब। हद होगी यार। अब आपने सोचना है, मैंने तो सोचा कि भैया मैं अंडे की तरह, मतलब मजबूती रखनी है तो अंदर से, क्योंकि सॉफ्टवेयर ठीक है तो हार्डवेयर वर्किंग प्रॉपर करेगा। आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए। वो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है सेमिनार से, वो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ऐसी लर्निंग से, आपके जीबीडी से, आपके सबमिशन से, आपकी ट्रेनिंग से, वो सॉफ्टवेयर यहाँ से अपडेट होगा। अब मैं आपको थोड़ा लाइफस्टाइल के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी लाइफस्टाइल नहीं, एक कॉमन लाइफस्टाइल, क्योंकि मैं मोदी की ज्यादा बात नहीं करता, मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप जिंदगी में जीने कैसे चाहते हो। मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ मेरी टीम में जब कोई ज्वाइन करता है, क्या क्वेश्चन पूछता हूँ, आप चाहते क्या हो। मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है। जिंदगी में आप जो भी चाहते हो, ध्यान से सोचना, आप चाहते क्या हो। आप फॉरेन ट्रिप चाहते हो, आप कार चाहते हो, आप पैसा चाहते हो, आप मान सम्मान चाहते हो, आप लग्जरी लाइफ चाहते हो, आप मतलब डायमंड्स की शौक है, आपको वर्ल्ड टूर का शौक है, आप चाहते क्या हो। एक चीज जिंदगी में ध्यान रखना, इन सब चाहत के पीछे है क्या। इन सब चाहत के पीछे है खुशी। एग्जांपल लेके चलो कि आज मेरे पास बीएमडब्ल्यू नहीं है और कोई बीएमडब्ल्यू रोड पे गई तो मैं क्या करूंगा। अगर बीएमडब्ल्यू रोड पे गई तो मैं ये बोलूंगा, साला 2 नंबर का माल लेके घूम रहा होगा, ये पता नहीं कैसे जुगाड़ू आदमी है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरी बीएमडब्ल्यू नहीं आ रही, इसकी आ रही है। अगर आपने उन नेगेटिव वर्ड्स यूज किए, आपकी बीएमडब्ल्यू नहीं आएगी। ये सोच लीजिए। अगर आप जीबीडी बनना चाहते हैं तो जितने भी जीबीडी का वेलकम आपके ग्रुप में होता है, अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे तो आपका जीबीडी बनना भी लेट है। अगर आप 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं और 1 करोड़ वाले कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका 1 करोड़ का चेक आना भी लेट है। होता क्या है कि भगवान हमारे इतने शुभचिंतक होते हैं कि जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें अच्छा लगता है भगवान हमें वो देता है। अब अच्छा कैसे लगता है, आपको एक अच्छा सा घर दिखा, 1 एकड़ का घर दिखा, विला सा दिखा, आप उस घर को देख के क्या सोचते हो कि भगवान इसको ज्यादा दे, या आप ये सोचते हो कि यार इसका साला हो गया, मेरा नहीं हुआ। मतलब अंदर से कहीं ना कहीं दुखी हुए आप। अगर आप अंदर से दुखी हुए तो भगवान क्या चाहेगा, भाई ये आदमी इस 1 एकड़ के घर को देख के दुखी हो रहा है, मतलब इसको ये 1 एकड़ वाला घर नहीं चाहिए। अगर आपके पड़ोसी में आपका कॉम्पिटिटर, आपकी क्रॉस लाइन जीबीडी बन रहा है और आप सेम टाइम में जीबीडी नहीं बने और आप उसको देख के दुखी हो रहे हो, यार इसका हो गया साला जीबीडी, मेरा नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप जीबीडी को देख के दुखी हो रहे हो, तो आप जीबीडी नहीं बनने वाले अभी। ये एक एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड को आपको शेयर करना पड़ेगा कि आप लोग चीजों को देख के खुश हो रहे हो, आप जिंदगी में चाहते क्या हो, ये अपने विजन बोर्ड पे लिख दो, आप जिंदगी में चाहते क्या हो। मैं जिंदगी में खुशी चाहता हूं, मैं जिंदगी में लिव लाइफ टू 100%। मेरा टैगलाइन है, मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है हरीश दुरेजा के नाम से, और उस पर एक वीडियो है, वो जरूर देखना आप, साइंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। वो बड़ी गजब की है कि उसमें कहीं ना कहीं मतलब मैं जब बात करता हूं साइंस और स्पिरिचुअल दोनों को मिक्स करके करता हूं। मतलब एक फंडे में काम नहीं करता हूं, मैं साइंस और स्पिरिचुअल का कॉम्बिनेशन हूं। मैं जिंदगी मतलब साइंस को अध्यात्म में कन्वर्ट कर सकता हूं और अध्यात्म को साइंस के थ्रू से प्रूव कर सकता हूं। ये दोनों मेरे पास टेक्निक्स हैं क्योंकि भगवान की इतनी कृपा है और कहीं ना कहीं मेडिटेशन से मुझे बहुत पावर मिलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जो चाहते हो उसको देख के खुश होना शुरू हो जाओ, चाहे वो किसी की भी हो। अगर आप रोल्स रॉयस गाड़ी चाहते हो, रोल्स रॉयस गाड़ी दिखी तो रोल्स रॉयस वाले को आशीर्वाद दो। क्या दो, भगवान तेरे को 2 रोल्स रॉयस दे, क्या बात है, मजा आ गया देख के, तेरे को तो तेरी रोल्स रॉयस देख के तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो क्या होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी जाएगी, भगवान को पता लगेगा यार ये रोल्स रॉयस से बार बार खुश होता है, इसको रोल्स रॉयस दे दो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप जो चीज चाहते हो उस चीज को देख के खुश होना शुरू हो जाओ, आपकी जिंदगी में वो चीज मतलब 10 गुना स्पीड से आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी और 10 गुना स्पीड से आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। और जैसा मैंने बताया कि मेरी जिंदगी का टारगेट क्या है, मेरी जिंदगी का टारगेट है
लिव लाइफ 200%। बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं, उम्र कम है पर शब्द बड़े होंगे। मेरा जिंदगी का टारगेट ये है कि मैं इसी जन्म में मोक्ष ले लूं, इसलिए मैंने टारगेट रखा है लिव लाइफ 200%। मैं एक ही जिंदगी में अपने सारे शौक पूरे करना चाहता हूं, इसी जिंदगी में। मैं अभी लेटेस्ट मैंने एक न्यू साइकिल ली है, ब्रांड न्यू साइकिल, बाईसाइकिल, और मैं उसमें फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूं और अपना पेट कम कर रहा हूं। 3-4 किलो वजन मैंने कम किया 15-20 दिन में, और अगले 1 महीने के अंदर मैं 10 किलो वजन और कम करूंगा हार्डवर्क करके। और मैं अपने एक वीडियो शूट कर रहा हूँ मोटिवेशन के रिगार्डिंग। मैं इस जन्म में ही सारे काम करने के मूड में हूँ, मतलब मोदी केयर भी करना है, वाइफ के साथ टाइम भी स्पेंड करना है, बच्चों को स्पिरिट, आज की डेट में बच्चों के मामले में, क्योंकि मैंने मोदी केयर करने का एक कारण और भी है, मेरे बहुत सारे कारण है मोदी केयर करने के। आप नोटिस कीजिए, आप जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, जो भी नौकरी करते हैं, उसमें झूठ कपट करना पड़ता है। आप नहीं करना चाहते पर आपसे करवाया जाता है, आपको चाहकर झूठ बोलना पड़ेगा। मेरा सप्लीमेंट का काम था तो भी मुझे कई चीजों में झूठ बोलना पड़ता है, कस्टमर को सच समझ ही नहीं आता, क्या करें। बट मेरे अंदर का दिल गवाही नहीं देता कि मैं झूठ बोल के माल कमाऊं। झूठ बोल के माल कमाओगे, जो आदमी, मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे फादर साहब का एक्सपीरियंस है कि मेरे फादर साहब 30 साल LIC में काम किया, उन्होंने 25 साल ईमानदारी से काम किया, उन्होंने 2 साल कहीं ना कहीं झूठ कपट से काम किया। उस टाइम पे हम, हमारे बच्चे, तीनों बच्चे जो पापा के हैं, वो तीनों बिगड़ गए थे, मेरे पापा का एक्सपीरियंस है। फिर वापस वो 3 साल में ट्रैक पे आ गए। तो मैंने देखा, अगर मैंने बच्चों को सुपरस्टार बनाना है, अगर मैंने बच्चों को मेंटल लेवल हाई रखना है, तो उनके खून में ईमानदारी का खाना जाना जरूरी है। आप नोटिस करना, जो वकील हैं जानबूझ के झूठ बोलते हैं, जो डॉक्टर्स हैं कई चीजों में जानबूझ के झूठ बोलते हैं, जो दलाल हैं वो कई चीजों में जानबूझ के झूठ बोलते हैं। उनके बच्चों का मेंटल लेवल देख लेना, उनके बच्चों का मेंटल लेवल कहीं ना कहीं हैंड टू माउथ, और आज के दिन के बारे में सोचेंगे, लंबा नहीं सोचेंगे। तो मेरा मोदी केयर करने का टारगेट ये भी था कि मोदी केयर में झूठ कपट नहीं करना। जो प्लान है सबके सामने है, नए के लिए भी, करोड़पति के लिए भी, 7% के लिए भी, GBD के लिए भी, जो प्रोडक्ट है सारे रेट सबके सामने है। भैया जितने की चीज है उतने की आई है। अब लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में पैसे नहीं बचते, मैं कहा इससे बढ़िया बिजनेस है कि जितने में आया उतने में बेच दिया और फिर तुम करोड़पति हो रहे हो। ये कितना जबरदस्त बिजनेस है, ये कितना गजब का बिजनेस है। तो ये चीज सोचने की है। मोदी केयर करने का एक कारण ये भी था कि हमें अपना जो ऑनेस्टी का बिजनेस, मतलब कि ईमानदारी का पैसा अपने बच्चों के खून में डालना है, ताकि वो बच्चे मेरा मेंटल लेवल समझ सके। और एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, आज के बाद सपने देखना बंद कर दो। आर यू एक्साइटेड? समझ आती है बात? ये आज के बाद सपने देखना बंद कर दो। ध्यान से सुन लो मेरी बात। क्या इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हो आप? ये जो ड्रीम वर्ल्ड है ना, ड्रीम वर्ल्ड, ये वेस्टर्न कल्चर का वर्ड है, ये वेस्टर्न कल्चर का वर्ड है। इंडिया में जो वर्ड चलता था कौन सा? लक्ष्य, टारगेट। आज के बाद अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और प्योर इंडियन है और भारतीय होने पे गर्व करना चाहते हैं, तो ड्रीम्स, जो वेस्टर्न कल्चर का टॉपिक है, उसको बंद कर दो। आज के बाद लक्ष्य पे काम करो। मैं एक वर्ड बोलना चाहूंगा, उसको आप कॉपी पे लिख लेना और उसको रिपीट करना। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। रिपीट कर रहा हूं मैं। कभी भी ड्रीम्स जो होते हैं कहीं ना कहीं वो इमेजिनरी होते हैं, मतलब इमेजिन करते हैं कि ऐसा हो जाए, पर ड्रीम्स को हम लक्ष्य में कन्वर्ट करते हैं, टारगेट तो तभी पूरा होता है। और ये नोटिस करना, सपना विदेशी कल्चर से आया है और जो लक्ष्य इंडियन कल्चर से आया है। क्योंकि पहले क्या होता था, जितने भी राजा महाराजा होते थे उनका टारगेट होता था इतना काम करना है, ये काम कर। हाथियों से लड़ते थे हमारे राजा, शेरों से लड़ते थे हमारे राजा, पूरा दिन बिना पानी पिए सुबह से लेकर रात तक 12-12, 14-14 घंटे लड़ते थे। तो वो क्या था? टारगेट थे कि भैया मैंने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि इतना स्टेमिना मेरा बन जाए। तो आज के बाद जिंदगी में आपने सपने नहीं देखने, आपने जो भी रखना है वो टारगेट रखने हैं और टारगेट पूरे करने हैं। और मैं फिर से लाइनें रिपीट कर रहा हूं और वो आपने फिर से बोलनी है। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेवर सी ड्रीम्स, ऑलवेज हैव टारगेट्स। मेरा नेक्स्ट टारगेट स्मैक का है, मेरा नेक्स्ट टारगेट अनूप जी के साथ स्मैक मीटिंग में बैठने का है, मेरा नेक्स्ट टारगेट
करोड़पति क्लब बनने का है, तो अपने टारगेट्स के हिसाब से मैं चलना चाहता हूँ और टारगेट के हिसाब से अपना काम करना चाहता हूँ। ओवर टू यू मैम। टारगेट से एक बात बताना चाहती हूँ। टारगेट की बात करें तो हरीश जी का एक टारगेट ये भी है कि इनके 4 बेटे हों। 3 तो हो चुके हैं, चौथे का पता नहीं पूरा होगा या नहीं। और ये चाहते हैं कि मेरे 4 बेटे हों और चारों को मैं अलग-अलग ऐसी पोजीशन पे डालूं जहां ये देश की सेवा करें। सबसे बड़े वाला है वो है हरिदास, जिसको ये स्पोर्ट्समैन बनाना चाहते हैं कि वो स्पोर्ट्स में अपना नाम कमाए, देश की संपत्ति बने। दूसरे को ये आईपीएस बनाना चाहते हैं कि पुलिस बने और देश की सेवा करे, और उसमें वैसे ही संस्कार डाल रहे हैं। और तीसरा बेटा जो है वो सेवादार है, वो सबकी सेवा करता रहता है, तो ये कहते हैं भाइयों की सेवा करेगा। तो उसी हिसाब से टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, और चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो फैमिली में है, चाहे वो मेरे लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है, तो सारे टारगेट्स अचीव हम साथ मिलके कर रहे हैं। तो मोदी केयर के लिए एक बात ये कहना चाहती हूँ कि मोदी केयर को हम जितना अपना समझ के करेंगे, उतना ही मोदी केयर हमें भी अपना समझेगा और वैसा ही प्यार देगा। वैसा जैसा प्यार हम सबसे करेंगे, वैसा ही प्यार हमसे मिलेगा। जितना प्यार हमने लोगों को दिया, उतना ही प्यार हमें लोगों से मिला है। मान सम्मान सबको दिया, मान सम्मान हमें मिल रहा है। और आजादी मार्च के ये मुझे अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते थे, तो काफी जीबीडीज ने इनको बोला था कि हरीश जी आप कब जीबीडी बन रहे हो, आप हमारे लिए लंच की थाली लगाते हो, आप फटाफट जीबीडी बनो, हम आपके लिए लंच की थाली लगाएंगे। तो मतलब एक ये रिस्पेक्ट है जो वो हमें दे रहे हैं। मतलब एक जीबीडी जो करोड़पति है, करोड़ रुपए कमा रहे हैं, वो हमारे लिए ऐसा करेंगे तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मतलब और मार्च के आजादी मार्च में हमने जाना था, ये लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हो गया। तो वो एक्सपीरियंस जब नेक्स्ट मिलेगा तो मेरे को बहुत इंतजार है उस आजादी मार्च में जाने का। और एक चीज और बताना चाहती हूँ कि मोदी केयर जब हम कर रहे हैं तो ये हरीश जी मुझे एक बात ये कहते थे कि अपनी सोच को बड़ा रखो। अगर आप बड़ा सोचते हो ना तो बड़ी चीजें मिलती हैं। मतलब मोदी केयर क्या बिजनेस है, वो अमीर लोगों के साथ रहने का बिजनेस है। आप जीबीडीज के साथ रह रहे हो, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 15 लाख कमा रहा है, कोई 80 लाख रुपए कमा रहा है। क्या हम सोच सकते हैं कि एक 80 लाख कमाने वाली लेडी के साथ हम बैठ सकते हैं? मतलब मैंने तो सीधा रिकॉर्ड ही तोड़ा है कि सुरेखा मैम के 52 बर्थडे पर पहली बार मैं उनसे मिल रही हूँ और उनका इतना सारा मुझे प्यार मिला। उनके बारे में मैंने कुछ एक कविता लिखी थी घर पे, वो सुनाई, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, हरीश दुरेजा पे। वो सुनाई और इतना सारा प्यार मिला, इतनी सारी रिस्पेक्ट मिली। मतलब सीधा रिकॉर्ड ही तोड़ा कि जाकर सीधा मैम से उनके घर पे ही मिली। लोग सोचते हैं, इंडिया के कितने लोग सोचते हैं कि मैम का घर देखना चाहते हैं। मैं तो पहली बार गई, पहली बार में ही भगवान ने मुझे मतलब छप्पर फाड़ के ही सब कुछ दे दिया, तो बहुत अच्छा लगता है। ये तबके हैं, ये तबके हैं, इनके छप्पर फाड़ के मिला इनको। बिल्कुल, पति भी बहुत अच्छा मिला है क्योंकि शादी से पहले बड़े सारे फास्ट रखे थे मैंने। साल का कोई भी व्रत ऐसा नहीं होगा जो मैं नहीं रखती थी, सारे व्रत रखे हैं। तो भगवान ने मुझे इतना अच्छा पति दिया है। और लेडीज के लिए मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने पति का साथ दीजिए। जो भी मोदी केयर में ज्वाइन है, कमा रहे हैं या शुरुआत की है या आगे बढ़ रहे हैं, सबके लिए अपने पति के साथ अगर आप उनको सपोर्ट करती हैं, चाहे वो फैमिली में है चाहे वो बिजनेस में है, तो मतलब शिव के साथ साथ अगर शक्ति जुड़ जाती है तो पावर डबल हो जाती है। वो 10 गुना हो जाती है, वो 100 गुना हो जाती है। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे वो उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और मोदी केयर में ये चीज सुनने को मिलती है कि आप घर ले सकते हो, अपना सपनों का घर ले सकते हो, आप कार ले सकते हो। तो सितंबर में हरीश जी के बर्थडे पर हम अपनी ब्रांड न्यू ब्लैक स्कॉर्पियो ले रहे हैं जो इनको बहुत पसंद है। मैं रफ एंड टफ गाड़ी चलाना पसंद करता हूँ। और नेक्स्ट गाड़ी मेरी लाल कलर की 2 सीटर BMW भी होगी। हाँ, जो इन्होंने टारगेट्स की बात की, तो हमारा अगले 2 साल का टारगेट ये है कि हम अपना घर लेंगे अच्छा सा। उसके 1 साल के बाद ये अपनी BMW 2 सीटर लेकर आएंगे। और उसके 1 साल बाद एक इनको बाइक, सुपर बाइक बहुत पसंद है, इंडियन स्पोर्ट बॉबर। इसलिए मैं फिट भी हो रहा हूँ कि बाइक पे थोड़ा जवान लुक भी आना चाहिए। वो 1 सीटर है, जवान लुक आ भी जाएगी तो किसी को बिठा भी नहीं सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब मैं 2 बातें और बताना चाहूंगा छोटी सी कि MBA करते दौरान
एक ना वर्ड आया था मेरी लाइफ में जिसको बोलते हैं HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, कि आपकी जिंदगी की कीमत क्या है। LIC में मेरे फादर साहब थे तो मेरे को कहते रहते थे, बेटा तू सरकारी नौकरी कर ले, फार्म भर दे, मैं कुछ जुगाड़ लगा के सेटिंग करके तेरे को ADO बना देता हूँ, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर। तो मैंने पापा को बोला, मैं कि पापा आपकी HLV क्या है और मेरी HLV क्या है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू को समझिए थोड़ा डिटेल से। मान लो 25 साल का हूँ और 60 साल की उम्र तक मैं नौकरी करता हूँ, 35 साल मैंने काम किया और एक महीने की मेरी जो इनकम है वो 50,000 रुपए है, तो एक साल की इनकम हुई लगभग 6 लाख रुपए। तो 35 लाख की अगर एवरेज लगाते हैं तो 35 गुना में 6 लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास हुई। अब 2 करोड़ अगर मैं 35 साल में कमाऊंगा, अगर मैं इन्फ्लेशन भी लगा लेता हूँ 3 करोड़ हो जाते हैं, सैलरी बढ़ जाती है। उस 3 करोड़ वो तब बचते हैं जब नहीं, या तो मैं कुछ खाना नहीं खाता हूँ, मेरी शादी नहीं होती है, मैं कोई गाड़ी नहीं लेता हूँ, मैं कोई घर नहीं लेता हूँ और मैं कोई और खर्चे नहीं करता हूँ, मैं कहीं भी ट्रिप पे नहीं जाता हूँ। जब मेरे 3 करोड़ बचते हैं, अगर मैं ये सारे काम नहीं करता हूँ, अगर मैं खाना खाता हूँ, शादी करता हूँ, बच्चे पैदा करता हूँ, गाड़ी लेता हूँ, घर लेता हूँ, तो ये 3 करोड़ रुपए मेरे खर्च हो जाएंगे। तो मेरे को बचेगा क्या 60 की उम्र में जीरो, एक एवरेज लाइफ जैसे मेरे फादर साहब की रही है। तो मैंने अपने फादर साहब को बोला, मैं कहा पिताजी मैं अपनी 100 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कराना चाहता हूँ, क्या मैं सरकारी नौकरी में ले सकता हूँ? मैंने कहा पिताजी मैं सरकारी नौकरी में BMW लेना चाहता हूँ, क्या मैं ले सकता हूँ? हालांकि मैंने BMW अभी तक ली नहीं है, पर मैं ये एक चैलेंज से कह सकता हूँ कि मैंने 10-12 साल में जो बिजनेस किए हैं 3-4, उसमें इतने पैसे कमा चुका हूँ, जो सरकारी नौकरी में 35 साल में कमाएगा वो मैं 10 से 12 साल में कमा चुका हूँ। पर BMW नहीं है, सच बात है, पर ये है कि 2-3 साल में आ जाएगी। पर सरकारी नौकरी वाले की मैंने BMW आसानी से देखी नहीं है कि BMW लेके जाएगा कहां। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो HLV अपनी काउंट रखी, अपनी जिंदगी की कीमत आपने डिसाइड करनी है। मैंने अपनी जिंदगी की कीमत डिसाइड कर रखी है कि मेरा 1 एकड़ में घर होगा और मेरी रोल्स रॉयस गाड़ी होगी और मेरे 100 फ्रंटलाइन होंगे GBD। तब तक मैं काम करता रहूंगा, तब तक मैं मतलब लगा रहूंगा, उसके बाद मैं संन्यास ले लूंगा। टू बी ट्रू, क्योंकि मैं मोक्ष मार्गी हूं और क्योंकि मेरे जिंदगी में सारी जिंदगी काम नहीं करना है और ये 100 फ्रंटलाइन बना के मतलब कि 5 साल मैक्सिमम टारगेट लिया मैंने कि 5 साल के अंदर 100 फ्रंटलाइन भगवान से मांगूंगा। मैं भगवान से क्या मांगता हूं मैं आपको ये भी बता देता हूं, एक सीक्रेट है। भगवान से मांगो तो ऐसा मांगो, हे मेरे प्रभु कि मुझे ऐसे लोगों से मिलवाओ जो अगले 5 साल के अंदर राजा बनने वाले हैं, चाहे आज वो किसी भी पोजीशन में हो, वो मेरे से मिलवा दो। जरूरी नहीं आज के जो राजा है वो 5 साल के बाद राजा रहेंगे, बट जो आज कुछ भी है, जो 5 साल के बाद राजा बनने वाले हैं, मैं कहा हे मेरे प्रभु उन लोगों से मुझे मिलवा दो। तो मैं डेली भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं लोग फेसबुक से कनेक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग अब कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो 100 फ्रंट लाइन जब तक GBD ना बन जाए तब तक मैं मोदी केयर में काम करूंगा। उसके बाद मैं संन्यास ले लूंगा और 1 एकड़ का कम से कम घर होगा मेरा, जो लग्जरी होगा, और रोल्स रॉयस गाड़ी। ये मेरे छोटे छोटे ड्रीम है और ये 100 GBD वाला मेरा थोड़ा बड़ा ड्रीम है। थोड़ा सा मैं लालची हूँ शुरू से ही, थोड़ा सा कहते हैं ना मोदी केयर कौन करेगा, काम कौन करता है, या तो लालची हो या शौकीन हो। तो मैं शौकीन भी हूं और मैं थोड़ा लालची भी हूं। और देखो इतना तो बनता है, मोदी केयर में आने के बाद, समीर मोदी जैसे लीडर से मिलने के बाद, रवीश जी जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं इनसे मिलने के बाद, अगर हमने छोटा सोचा तो ये पाप है। मोदी केयर में आने के बाद छोटा सोचना पाप है। तो भैया इतना तो सोचना बनता है कि भैया 5 साल के बाद 100 GBD तो टीम में होने चाहिए एटलीस्ट। भाई 3.5 साल में मैं बनाऊं तो अपनी टीम को 3.5 साल थोड़ी लगाऊंगा मैं। अब तो 1-1 साल में 1.5 साल में GBD होलसेल में निकालेंगे। क्यों अनूप जी, क्यों राजेश जी, आप भी अब होलसेल में GBD निकाल रहे हो। प्रवीष जी की टीम भैया GBD निकालने का सीजन आ गया है, क्योंकि मोदी केयर अब फैल रहा है और लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, लोगों को नॉलेज मिलती जा रही है। और सक्सेस का एक फॉर्मूला मैं लास्ट आपको बताना चाहूंगा। लास्ट फॉर्मूला क्या है? रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अपनी कीमत रखें। आपकी जिंदगी में कोई भी एक्सपीरियंस आता है, अपने वर्ड्स की और अपने शब्दों की और अपने आप की, अगर मैं एज ए हरीश दुरेजा को रिस्पेक्ट नहीं देता हूं तो जिंदगी में आप उस लेवल तक नहीं जा सकते जिस लेवल पे आप सोच रहे हो। वो सिर्फ सोचते ही रह जाओगे आप। इवन मेरी वाइफ कभी मिसबिहेव करती है, देखो जनरली घर की कहानी है, सबके साथ होगा। मैं ये नहीं कहूंगा मैं भगवान का अवतार हूं और मेरे को ऐसी वाइफ मिली है बिल्कुल सुशील कि भैया सारे कहने मानती है। भाई वाइफ है तो उसकी अपनी अपनी ईगो भी होगी, अपनी इच्छाएं भी होंगी, सारे काम होंगी। तो कहीं ना कहीं ये मुझे ईगो हर्ट करती है। अगर मेरा कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस इसके साथ रहा है, इसके साथ फिर टीम की तरह बिहेव करता हूँ, वाइफ की तरह बिहेव नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी रिस्पेक्ट सबसे पहले है। और मैं जो बोलता हूँ, मेरा एक डायलॉग है टीम के अंदर, मैं जो बोलता हूँ वो पूरा करता हूँ और जो नहीं बोलता हूँ वो व्हाट्सएप करता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स,
क्योंकि बहुत सारी बातें होती है कि हम सबको बोल नहीं पाते, तो उनको व्हाट्सएप करना जायज होता है। तो सक्सेस का ओवरऑल एक कंक्लूजन निकाला जाए तो रिस्पेक्ट योर वर्ड्स, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अगर आप अपनी वजह से अपनी बेइज्जती करा रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि आप सक्सेसफुल पीपल में काउंट होगे कभी। जो आप बोलते हो अपने अपलाइन को, भैया मैं 4 ज्वाइनिंग दूंगा, आपको डंडा नहीं है, अपलाइन आपको कभी प्रेशर नहीं करता है। आप बोलोगे भैया 50,000 कमाने हैं, मेरे को ये काम करना है, तो करके दिखाना। फिर 50,000 से पहले शक्ल नहीं दिखानी। फिर आपने बोला कि मैं स्मैक अचीवर करूंगा, तो उससे पहले शक्ल नहीं दिखानी। रिस्पेक्ट योर वर्ड्स, हवा में बातें मत फेंको, अपनी वर्ड्स पे वैल्यू रखो। क्योंकि कहते हैं ना, सबसे नजदीक हमारी जुबान है। अगर आपको अपनी जुबान की कदर नहीं, तो आपको अपनी कदर नहीं, आपको अपनी बीवी की कदर नहीं, आपको अपने रिश्तेदारों की कदर नहीं, तो आप टीम की कदर कैसे करोगे? रिस्पेक्ट योर वर्ड्स। आप जो बोल रहे हो सोच समझ के बोलो, बिना सोचे समझे मत बोलो। पर बोल दिया तो भैया बोल दिया, जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स हैं और उसकी कीमत रहेगी। तो आई थिंक इट्स ओवर। मैं अपनी जिंदगी 200% जीऊंगा। और मेरी एक छोटी सी इच्छा ये भी है कि भारत के अंदर जितने भी तीर्थ स्थान हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, जितने भी तीर्थ स्थान हैं, भगवान वहां पे मेरा बहुत अच्छा नेटवर्क बनाए, ताकि मैं सारी जिंदगी तीर्थ स्थानों पे घूमता रहूं और साथ के साथ टीम को बिल्ड करता जाऊं हर जगह। मतलब ये सोच के चलो कि भारत के जितने तीर्थ है, अगर मेरे वहां टीम होगी तो मेरी कितनी गुड फीलिंग आएगी। भैया आज मैं वाराणसी जा रहा हूँ, आज मैं पटना जा रहा हूँ, आज मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ, आज मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ। मतलब मेरे को भगवान की ये एक ब्लेसिंग चाहिए कि जितने तीर्थ स्थान भारत देश में है, वहां पे मेरी टीम हो, वहां पे मेरी मीटिंग्स हो, और वहां पे भैया बीवी बच्चों को लेके घूमता रहूं और अपने इतने पुण्य कमाऊं कि भैया मेरे को मोक्ष मिल जाए। तो थैंक यू वेरी मच अनूप जी, थैंक यू राजेश जी और रवीश जी। आप हमारे चक्रवर्ती सम्राट हैं, क्योंकि आपकी टीम में बहुत सारे नरेश हैं और आपके नक्शे कदमों पे मैं भी चल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू रवीश रस्तोगी। क्या बात है, क्या बात है, बस सुपर। ऋचा मैम एंड हरीश सर, माइंड ब्लोइंग, ऑसम, ब्यूटीफुल, वी लव यू। जबरदस्त। बिल्कुल आप जैसा कि आपकी एनर्जी लेवल के बारे में मैं जानता हूं, आप दोनों की बिल्कुल बरकरार है और यही होनी चाहिए। और आपके सक्सेस का भी जो राज है वो यही है कि एनर्जी लेवल फुल ऑन होना चाहिए। जब तक एक आदमी खुद एक्साइटेड नहीं होगा, वो दूसरों को एक्साइट कभी कर ही नहीं सकता। तो बहुत बढ़िया। और आज आपने अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताया हम लोगों को, और सारे लोग इससे बहुत कुछ लाभान्वित हुए और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा। लेकिन मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप अब के नहीं, आप तब वाले हैं। बहुत बढ़िया। और बिल्कुल सही कहा आपने कि गर्म पानी में जब आप अंडा डालो या आलू डालो, दोनों दो कैरेक्टर के हैं, लेकिन कोई कुछ लोग निखर जाते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं। तो हमें जब मोदी केयर मिला है तो हमें वैसे लोगों को ढूंढना है जो लोग विपरीत परिस्थितियों में निखरते हो। और जैसा कि आपने बोला कि ये लाइन बड़ी प्यारी लगी कि हे प्रभु, जो लोग अगले 5 सालों में राजा बनने वाले हैं उनसे मुझको मिलवा दो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सुपर, ऑसम। दिल लूट लिया आपने इस लाइन को बोल के। और जो आपने बोला कि आपका सपना है रोल्स रॉयस कार, और एक छोटा छोटा सपना जो आपने बताया, 1 एकड़ का घर हो, और ये सब तो होगा ही सर। और जो बेसिक चीज जो आपने बहुत अच्छी बताई कि जब तक मेरे 100 फ्रंट लाइन जीबीडी नहीं हो जाते हैं तब तक तो मैं कंटिन्यू लगा रहूंगा। जैसा कि हमारे रवीश सर बोलते हैं, न सोऊंगा और न सोने दूंगा। तो वही चीज है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इन सब चीजों के लिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा सर कि जो कुछ भी आपके मुंह से निकला तो वो हो जाएगा। जैसा कि हमारी सुरेखा मैम बोलती हैं, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है, हमेशा वो हो जाएगा। और हम चाहेंगे अमृता भी 2 शब्द ऐड ऑन करें। जी, कांग्रेचुलेशन सर एंड मैम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सुनकर, और वाकई में मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि जब मैं आपको सुन रही थी तो मैं बहुत एंजॉय कर रही थी। हमने कोई लेसन नहीं सुना, कोई टीचिंग्स नहीं सुनी, लेकिन जो कुछ भी आपने बताया था वो एकदम रिफ्रेश था, ताजा ताजा था, एनर्जेटिक था, और काफी कुछ था ऐसा जो हमने शायद पहली बार सुना। और ऋचा मैम के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि मैम आप बहुत खूबसूरत है वाकई में। और आपकी जो ये, आप दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारे कपल है। आप लोगों को देखकर ही एक एनर्जेटिक और रिफ्रेशमेंट की फीलिंग आ जाती है। और सर ने जो भी बातें बताई, मैम ने जो बातें बताई, जो ड्रीम्स आपने कैसे पूरे किए और कितने चैलेंजेस आए, तो सर आप वाकई में आज जितने लोग भी सुन रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है।
बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा और बहुत अलग तरीके से हमने इस बिजनेस को सीखा, एक नए एस्पेक्ट से हमने बिजनेस को देखा और बहुत मजा आया आपके साथ। चाहती हूँ कि आपके सारे सपने पूरे हों और हमारे साथ ऐसे ही आप बने रहें। थैंक यू सर। थैंक यू अमृता। और बिल्कुल जैसा अमृता ने बोला और जैसा आपने बोला सर कि स्मैक क्लब में आप आना चाहते हैं तो हम वेलकम करना चाहते हैं सर, क्योंकि स्मैक क्लब में वही लोग आएंगे जो लालची भी होंगे और शौकीन भी होंगे। राइट सर, राइट। वेलकम वेलकम सर, बहुत बढ़िया। हमारे साथ हमारे स्पॉन्सर फर्स्ट जीवीडी ऑफ बिहार राजेश सर हैं, हम चाहते हैं कि वो भी 2 शब्द ऐड ऑन करें। राजेश सर वेलकम। थैंक यू सो मच हरीश सर एंड रिचा मैम। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया आज। सचमुच अमृता मैम जिन्हें जो बोली कि आज हम लोगों ने आपके प्रोग्राम को एंजॉय किया, सीखना टीचिंग तो बात कीजिए, हम लोगों ने काफी एंजॉय किया। एकदम से लग रहा था कि मूवी थिएटर में हम बैठे हैं और आप दोनों को एंजॉय कर रहे थे। तो बिल्कुल एकदम आप हीरो हीरोइन है, एक्टर एक्ट्रेस की तरह एकदम से दिख रहे थे और बहुत मजा आया। जो चीजें आज आपने बताया, आप सारे लोगों को बताया कि अपने ऐप में चेक करने की जरूरत है कि एससीडी है कि प्रेसिडेंशियल है, वो गलत लिखा हुआ है। आपके ऐप में एससीडी होना चाहिए और बिल्कुल सारे लोग आज से चेक करेंगे और लिव लाइफ है जो 200% जिस तरीके से आपका है, ये बहुत बढ़िया है। और जो आपके सपने हैं, मैं दुआ करूंगा कि आपके सारे सपने चाहे 100 सर जीबीडी का लक्ष्य, हो, अब 1 हमारे एकड़ में, लक्ष्य है, बिल्कुल। और आपका लक्ष्य है लक्ष्य है, बिल्कुल आपका लक्ष्य है। और लक्ष्य होता है, जिसके पास लक्ष्य होता है सर, उसी के पास में लक्ष्मी आती है। तो या आपके पास में वो 100 जीबीडी का लक्ष्य हो, 1 एकड़ में घर हो, रॉयल्स राय हो, कारें हो, सारे चीजें आपका होगा। तो बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया और सारे लोगों ने एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू राजेश सर। और हमारे साथ अनदर स्मैक मेंबर जीबीडी कपल प्रीति मैम एंड उत्तम सर हैं, हम चाहते हैं कि 2 शब्द ये भी ऐड ऑन करें। गुड मॉर्निंग सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही उत्तम सर। यस गुड मॉर्निंग सर। हरी सर आवाज? यस आ रही है। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों लोगों को नए जीवीडी बनने के लिए। बिल्कुल आप तो इनबॉर्न जीवीडी लगते हैं। और जैसा कि आपने स्टोरी बताया, बिल्कुल ट्रेडिशनल फील्ड में भी आपने जहां भी रहा टॉप पे रहा और मोदी केयर में आए और पहले मोदी केयर को भी ट्रेडिशनल स्टाइल में कर रहे थे और मोदी केयर को आपने बाई चॉइस चूज किया। और जैसा कि बताया कि आप प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर गए और फिर हर लेग से जो आपके टॉप लीडर थे वो गायब हो गए और फिर से आपने मोदी केयर को बिल्ड किया। तो ये पैशन आपका दिखलाता है कि आप तो जीवीडी जानने के लिए बने थे और चूंकि आप राजा हैं और राजा लोगों को ढूंढ भी रहे हैं, आपको मिलेंगे ही। गॉड ब्लेस यू। और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि टीम को बनाओ दिमाग से, लेकिन टीम को संभालना है तो दिल से। ये बिल्कुल सही बात है कि स्ट्रक्चर हम लोग दिमाग से ही बनाते हैं, कैसे हमें जीबीडी जाना है, कैसे स्मैक मेंबर बनना है, कैसे 1 करोड़ आईआईटी क्लब में जाना है। लेकिन टीम को तभी संभाल सकते हैं जब दिल से हम लोगों को रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। तो शायद हो सकता है कि जब प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर गए हो तो वहां पर इस चीज की कमी हो, बाद में आपने उसको बिल्डअप किया। तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों को सुनकर। और जैसा सर लोगों ने बताया कि बिल्कुल इंटरटेनिंग सेशन था और एकदम हम लोग को काफी एंजॉय किए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ एंजॉय मोदी केयर। आप लोग को देख के लग रहा है कि आप लोग भी बिल्कुल एंजॉय करते हुए मोदी केयर कर रहे हैं। तो आप लोगों को आपके जो भी सपने आपके वो पूरा हो, मैं भगवान से विनती करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू उत्तम सर। और हमारे साथ एक और, हाँ सॉरी सर। कांग्रेचुलेशन सर एंड मैम, आप दोनों ने सचमुच बहुत अच्छा लगा। और जैसा सब लोग ने बता रहे कि एंजॉय कर रहे थे, सचमुच हम लोग पूरे जितने देर तक आप लोगों के आपके साथ थे एंजॉय किए और नए तरीके से बहुत चीजों को देखा। और आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत सिंपल तरीके से बताए जो बहुत अच्छा, शानदार, जबरदस्त था। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू उत्तम सर, थैंक यू प्रीति मैम। और हमारे साथ अनदर जीवीडी कपल स्मैक मेंबर रंजन सर एंड मैम हैं, हम चाहते हैं कि रंजन सर भी कुछ 2 शब्द ऐड ऑन करें। रंजन सर हमारी आवाज आ रही है? रंजन सर?
हरिशंकर सर हैं। नहीं, रंजन सर भी हैं। रंजन सर, मेरी आवाज आ रही है? लगता है अभी नेट से आउट हो गए, कोई बात नहीं। हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता सर हैं, स्मैक मेंबर जीवीडी। हरिशंकर गुप्ता सर, प्लीज वीडियो। गुड मॉर्निंग हरीश सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर ये हमारे आपका यंगेस्ट जीवीडी। आपका हमारे जो है यंगेस्ट जीवीडी है हरीश सर। यह जो है सेशन, यह सेशन सही कहा, मैं यंगेस्ट जीवीडी हूँ, अभी तो मात्र 42 साल का हुआ हूँ। काम करते हुए 42 साल हुआ है सर। और मुझे काफी अच्छा लगा आज आपका यह प्रेजेंटेशन, आपका जोश, आपका जुनून, और आपको हर चीज पाने की जो इच्छा है वह इच्छा ही आपको यहाँ तक लेके आई है और बहुत आगे तक लेके जाएगी। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। मैं क्योंकि जितनी आपकी उम्र है उतना मेरा ही बेटा का भी उम्र उतना ही है। अभी वह पूना में है, वो इंजीनियर है, और वह कहता है पापा आप काम छोड़ दो। मैं कहता हूँ ठीक है, तुम अपना सैलरी का चेक मुझे दिखा दो, मेरा देख लो, दोनों अगर तुमको तुम्हारा ज्यादा है तो मैं छोड़ दूंगा। और जब जब वो अपना इनकम रखता है तब तक देखता है कि उससे जो है सो 2 लाख 3 लाख ज्यादा बढ़ गया मैं। क्या बात है सर, वेरी गुड। जी सर, जी सर। यह सब देन है सर हमारे रवि सर का, जो उन्होंने नक्शा बना करके बताया, मुझे करने के लिए कहा, उस ढंग से हम लोग चले, और साथ मिला अनूप जी का, राजेश जी का, उत्तम जी का, इन लोग का साथ रहा, जिन्होंने पटना में जो है एक मीटिंग की परंपरा चालू की। उस मीटिंग का ही देन है कि बिहार अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है सर। थैंक यू सर। और आपका एक्सप्रेशन से आज जो है कई नए जीबीडी पैदा होंगे सर। मैं हरीश सर, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद और बहुत बड़ा आशीर्वाद भी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू हरिशंकर गुप्ता सर। हरिशंकर गुप्ता सर, थैंक यू। और मैं चाहता हूं कि हमारे साथ एक और यंग जीबीडी आरपी सिंह सर हैं, हम चाहते हैं कि उनको भी 2 शब्द ऐड ऑन करें। दुरेजा कपल सर, आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई भी, चूंकि न्यू जीबीडी बने हैं दोनों कपल को, और बधाई के साथ साथ हार्दिक धन्यवाद भी। आपने एक एक लाइन, एक तरह से आपका ट्रेनिंग था, बहुत अच्छा लगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का अपना अनुभव शेयर किए। फिर जब मोदी केयर में आए तो यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप एक एक लाइन बताए। तो सबसे पहले तो सर 2 चीज आपका हम नोटिस किया, उसके लिए भगवान से हम भी विनती करेंगे कि चक्रवर्ती सम्राट आपको बनाए। पहला आपका था कि हमारा जो रस्तोगी साहब हैं चक्रवर्ती सम्राट हैं, तो उसी तरह से आपका भी इरादा है, भगवान आपको पूरा करे। दूसरा इरादा हम सुने कि आपको चौथा लड़का भी होना चाहिए, तो ये भी भगवान पूरा करे। और इसके बाद सर 100 जीबीडी का जो लक्ष्य है आपका, भगवान के कृपा से आप जो बताए हैं कि 1 एकड़ में हमको मकान होना चाहिए, ये सब भगवान पूरा आपको करें। और बहुत अच्छा लगा सर, एक बात जबरदस्त आप बताए। सारा बात तो आपका सीखने के लिए लोगों को ट्रेनिंग था, लेकिन एक बात जबरदस्त हम नोटिस किया कि आप बोले कि भविष्य लोगों को देखना चाहिए। दूसरा बात आप बताए कि लोग दिल से जुड़ते हैं, दिमाग से लोग नहीं जुड़ते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिए, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू आरपी सर, थैंक यू। और हमारे साथ स्मैक मेंबर रंजन सर आ चुके हैं। रंजन सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू अनूप सर। सॉरी चाहेंगे कि सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहेंगे हरीश सर का, जिन्होंने आज इतना बढ़िया सेशन, और उससे भी ज्यादा थैंक यू आप सर, अनूप सर और रवि सर का करना चाहेंगे कि जिन्होंने इतने अच्छे हीरे से आज मिलवाया हम लोगों को। और सर आपको सुन के बस एक ही चीज फील हो रहा था, और जैसे आपने बताया कि आप अपने भाइयों में बीच वाले हैं, और मैं भी अपने भाई में बीच वाला ही हूँ। और मुझे भी जब आप अपनी सारी स्टोरी बता रहे थे तो हर वो बात हमें लग रही थी कि आप मेरी बातें आप अपने मुंह से बोल रहे हैं, और हमें भी हर बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, अपने आप को सही कहने के लिए हमेशा प्रूव करना पड़ता है। और आपने जो अपने ड्रीम्स बताए वो सुनकर इतनी खुशी मिल रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारे ड्रीम्स
रंजन सर, रंजन सर, सुमन सर में कैसे बदल गए? रंजन सर कुछ इशू हुआ है लगता है, फिर से लगता है नेटवर्क फेल हो गया। कोई बात नहीं, हमारे साथ अनदर जीवीडी शिवेंद्र कुमार शर्मा सर हैं। हम चाहते हैं शिवेंद्र सर अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज अनम्यूट करें। सर गुड मॉर्निंग हरीश सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? जबरदस्त सर, थैंक यू। आपका आज का सेशन बहुत जबरदस्त था, बहुत बढ़िया लगा। मैम को पहली बार हमने सुना, आपको तो आजादी मार्च में थोड़ा थोड़ा सुनने का मौका मिला था, लेकिन मैम को पहली बार सुना और आप दोनों का जोड़ी जबरदस्त है। इसके लिए आपको बधाई, आपके सारे सपने पूरे हो। और सबसे बढ़िया कि आप ड्रीम नहीं देखते, आप लक्ष्य रखते हैं। ये बहुत शानदार चीज आपने बताई और ये मुझे लगा कि मैं भी आज के बाद सपने की बात कम करूंगा, लक्ष्य की बात ज्यादा करूंगा। बहुत अच्छा सर, आज का सेशन बहुत जबरदस्त। मेरे बहुत सारे लोग भी सुन रहे हैं, सब लोग एक्साइटेड हैं आपको मिलके, और आपके सारे ड्रीम पूरे हो ये मेरी शुभकामना है। बहुत अच्छा ड्रीम का आपने सिस्टम बनाया हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू। आज के सेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू शिवेंद्र सर, थैंक यू। और हमारे साथ अगर कोई और जीबीडी हो, क्योंकि हम देख पा रहे हैं तो नहीं दिख रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे साथ आरबीडी सुमन सर हैं। सुमन सर कुछ शब्द ऐड ऑन करें प्लीज। थैंक यू रिचा मैम और हरीश सर को बहुत बहुत बधाई हो जीबीडी बनने के लिए। और सचमुच आपने बताया कि आपकी कहानी से लगा कि आप तब के ही हैं, जैसे अनूप सर बता रहे हैं, आप उस समय के ही हैं, तब के ही हैं। और बहुत अच्छी चीज लगी ये लाइन, लक्ष्य न ओझल हो, होने पाए कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी पग चूमेगी आज नहीं तो कल। तो हमें लक्ष्य बनाना चाहिए। और सचमुच मेरे भी ऐप में अभी आरबीडी दिख रहा है, लगता है कुछ गड़बड़ी है कर लेना है जल्द से जल्द। और लास्ट जो मैडम का अभी एक इच्छा है 4 पुत्र हो आपको, इसके लिए हम भी कामना करते हैं। सर चाहिए नहीं, वो इनका टारगेट है, मेरा नहीं है। ये और अच्छी बात है। और आपको 2 सीटर वाली एक BMW नहीं हो, 2 BMW हो, आपके 100 जीबी नहीं हो, 200 जीबी हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। 2 सीट वाला 2 होगा। थैंक यू सुमन सर। और हम चाहते हैं हमारे साथ आरबीडी दिव्या गोपाल भी हैं। दिव्या गोपाल प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग अनूप सर, अमृता मैम, गुड मॉर्निंग हरीश सर और मिसेस हरीर। क्या बात किया आपने, दिल चूम लिया आपने। थैंक यू सर। जब आप अपने लक्ष्य की बात कर रहे थे तो मैं बता दूं, बिल्कुल मैं बता दूं, अभी जो बताया जा रहा था रंजन सर के द्वारा कि आपने उनकी जुबान की हर वो बातें छीन ली, वो अकेले नहीं है, मैं भी हूँ। ये मेरा भी है कि 20 एकड़ का मैं प्लॉट लूंगा, जिसमें 2 एकड़ में मैं सिर्फ संन्यास आश्रम रखूंगा। मैं सन्यासी हूँ, मैं और दिव्या जी दोनों। जी जी, तो संन्यास आश्रम बनाऊंगा, उसी के बगल में अपना विला होगा, उसी के बगल में विवाह भवन होगा, वो पूरा समाज होगा। सर ये लक्ष्य है मेरा। क्या बात, क्या आपने दिल छू लिया, धन्यवाद। एक दूसरे का संन्यास आश्रम में आते रहेंगे। हाँ जरूर 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 जरूर, मजा आ जाएगा। थैंक यू गोपाल सर, थैंक यू। और हमारे साथ एक और आरबीडी फूल कुमार पटेल सर हैं। हम चाहते हैं कि पटेल सर भी 2 शब्द ऐड ऑन करें। पटेल सर हमारी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। पटेल सर, नेटवर्क का इश्यू लगता है, कोई बात नहीं। तो रिचा मैम एंड हरीश सर, आज आपने पूरी टीम में एक जबरदस्त आग लगा दी, जान डाल दी, क्योंकि जो आपने अपने स्टोरी सुनाई, उस स्टोरी के पीछे बहुत सारे अनुभव थे और बहुत सारी सीख थी। तो जैसा कि अमृता ने बोला कि बिल्कुल वो खेलते खेलते हंसते हंसते आप कब वो स्टोरी सुनाते गए, लगा कि एक मूवी की तरह सामने जा रहा है, लेकिन उसमें सीख बहुत थी, लेसन्स बहुत थे। और यही रीजन है कि आप सक्सेसफुल हुए हैं और सेलिब्रिटी के रूप में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मैम अब आपको मैं बताऊं, अब आप जीबीडी कपल हो चुके हैं। जैसे ही आप स्मैक मेंबर बनेंगे और 1CR क्लब में जाएंगे तो रोज रैंप मिलेगा। वो एक दिन का रैंप नहीं, हर दिन का रैंप मिलने वाला है।
तो बिल्कुल थैंक यू। और सुरेखा मैम जो हम सब की अपलाइन है, उनका साथ और उनका सानिध्य मिलने के बाद वो तो पारस पत्थर हैं, जिसको छूने के बाद तो कोई भी हीरा बन जाता है, सोना बन जाता है। तो वही चीज है, हम सब के लिए जीवन में उन्होंने बहुत वैल्यू ऐड किया है, उसके लिए हम सब उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो हमारे साथ रहें, सेशन में रहें ना रहें, एनी टाइम हमारे लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला रही हैं और कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे होता जा रहा है। और जैसा कि आज रवि सर नहीं है कुछ पर्सनल कारणों से उनके, लेकिन जैसा कि आपने उपाधि दी वो बिल्कुल योग्य उपाधि है चक्रवर्ती सम्राट का। तो जाहिर सी बात है कि वो चक्रवर्ती का जो उपाधि उन्होंने पाया है उसके लिए घिसाई बड़ी जबरदस्त हुई है। तो अगर जितने भी लोग अगर चाहते हैं कि वो चक्रवर्ती की उपाधि मिले तो घिसाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आज आपने आज आपने अपने उस अनमोल पलों को हम लोगों के साथ शेयर किया, अपने अनमोल विचारों को हमारे साथ शेयर किया। आप दोनों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में पूरी टीम के ओर से बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू हरी सर, ऋचा मैम, सबको प्रणाम, धन्यवाद।